चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट जो हमारा लिटरेरी टर्म है ओड। ओड आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में पहले समझ लेते हैं कि ओड होता क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, ओड जो है ये वर्स का ही फॉर्म होता है। वर्स का ही फॉर्म होता है, इसका मतलब ये है कि पोइटिक फॉर्म होता है, पोइट्री लिखने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कितने सारे वर्सिफिकेशन के फॉर्म हो गए अपने पास। सोनेट पढ़ लिया हमने, ब्लैंक वर्स पढ़ लिया हमने, है ना। और हाँ, वर्स कौन सा वर्स? नहीं, पोइटिक फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलरली वर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कितने सारे पोइटिक फॉर्म पढ़ लिए अपन ने। ब्लैंक वर्स पढ़ लिया है ना। ब्लैंक वर्स के अलावा सोनेट पढ़ लिया है, सोनेट है, और इसके अलावा और कुछ हीरोइक कपलेट है, वो भी पोइटिक फॉर्म है। तो कितने सारे पोइटिक फॉर्म हो गए, और ये भी एक पोइटिक फॉर्म हो गया, यानी कि वर्सिफिकेशन का फॉर्म हो गया, यानी कि पोइट्री लिखने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये एक वर्स का फॉर्म होता है, पोइटिक फॉर्म होता है, पोइट्री लिखने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ओड का इस्तेमाल। नंबर 2, ये लिरिक जो होता है, लिरिक जो होता है, लिरिक का मतलब एक गीत, ये भी एक पोएम होती है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है। लिरिक को कैसे लिखा जाता है? शॉर्ट फॉर्म में होता है। ये भी एक पोइट्री है ना। वर्स के फॉर्म में इसको लिखा जाता है, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन ओड जो होता है वो लिरिक से थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा सा लॉन्गर फॉर्म में लिखा जाता है। तो यानी कि ये लॉन्गर देन लिरिक से थोड़ा सा लंबे फॉर्म में इसको लिखा जाता है, थोड़ा सा लेंथ इसकी ज़्यादा होती है लिरिक की अपेक्षा, है ना। दूसरी बात, नंबर थर्ड पर जो है हम ये कह सकते हैं कि ओड जो होता है इसमें गॉड के या फिर किसी हीरो के, गॉड के या फिर किसी हीरो के, कोई भी जो नायक है, कोई भी जो योद्धा है, कोई भी जो बहादुर योद्धा है या ईश्वर जो है, उनके जो डीड्स होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं, या फिर उनके जो फीट्स होते हैं, उनके जो कर्तव्य होते हैं, जो भी आश्चर्यजनक कार्य उनके होते हैं, जैसे कि गॉड के हो गए या फिर किसी हीरो के हो गए, तो ईश्वर के, गॉड के या किसी हीरो के, किसी बहादुर योद्धा के, किसी नायक के, इनके द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं, जैसे ईश्वर के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं, कौन कौन से आश्चर्यजनक कार्य किए गए हैं, या फिर किसी हीरो के द्वारा कौन कौन से आश्चर्यजनक कार्य किए गए हैं, कौन कौन से फीट्स यानी क्या क्या कर्तव्य उन्होंने दिखाए हैं अपने जीवन काल में। जैसे बहुत सारे लोक देवता वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जैसे तेजा जी लोक देवता हैं, रामदेव जी हैं, पाबू जी हैं, हड़बू जी हैं, बहुत सारे ऐसे राजस्थान में लोक देवता हुए हैं। तो उन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन से आश्चर्यजनक कार्य किए, कौन कौन से कर्तव्य उन्होंने दिखाए अपने जीवन काल में, क्या क्या ऐसे कार्य किए जिनसे लोग हैरान हो गए और जिस वजह से वो उनको पूजने लगे या उनकी पूजा करने लगे। तो इस प्रकार के गॉड के द्वारा किए जाने वाले डीड्स या उनके जो फीट्स होते हैं, कर्तव्य कार्य जो होते हैं, या फिर किसी हीरो के द्वारा किए जाने वाले जो डीड्स या फीट्स जो कर्तव्य कार्य होते हैं, तो उन चीज़ों को एक पोइट्री के माध्यम से बताना या उन चीज़ों को पोइट्री के रूप में ऑडियंस के सामने या रीडर्स के सामने प्रेजेंट करना वर्स के फॉर्म में, इसे ही हम ओड कहते हैं। यही होता है ओड। ठीक है, इसका मतलब ओड क्या है? ओड एक वर्सिफिकेशन का यानी पोइट्री का एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें जनरली किसी गॉड के, किन्हीं ईश्वर के द्वारा या किसी हीरो के द्वारा किए गए किन्हीं कार्यों या उनके कर्तव्य, जो भी उन्होंने आश्चर्यजनक अपने कार्य अपने जीवन काल के दौरान किए, उस दौरान जो भी उनके कार्य रहे या जिस वजह से भी उन्हें जो है पूजा जाता है या उन्हें सम्मान दिया जाता है, तो उनके कार्यों के बारे में लॉफ्टी स्टाइल में यानी कि शानदार स्टाइल में जो पोइट्री लिखी जाती है, उनका बखान करते हुए, उन्हें एक्सप्लेन करते हुए, उसे ही हम ओड कहते हैं। यही होता है ओड। अगली चीज़, ओड जो है, ओड इसकी ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति।
ओड की जो ओरिजिन है ये ग्रीक लैंग्वेज से मानी जाती है। ग्रीक भाषा से ऐसा माना जाता है कि ओड की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा से हुई है, और ग्रीक भाषा में भी किससे हुई है? एक कोरल सॉन्ग से हुई है। कोरल सॉन्ग का मतलब होता है समूह गान। कोरस से बना है कोरल, कोरस सॉन्ग मतलब कोरल सॉन्ग, या कोरस बोल दो या कोरल सॉन्ग बोल दो या कोरस बोल दो। कोरस समूह में गाया जाने वाला जो गीत होता है, जैसे बहुत सारे लोग मिलकर के आपस में समूह में एक साथ जब गीत गाते हैं तो उसको बोलते हैं कोरस या समूह। हाँ, जैसे कि ये गणतंत्र दिवस वगैरह पे बहुत सारे गर्ल्स वगैरह 4-5 इकट्ठा होकर के एक साथ झंडा गीत वगैरह ये सब राष्ट्रगान वगैरह जो गाती है ना, तो वो समूह गान हो गया, उसको हम कोरस कह सकते हैं। तो ग्रीक भाषा में एक कोरस हुआ करता था, एक समूह गान हुआ करता था, तो कहा जाता है कि उस समूह गान से ही इसकी उत्पत्ति मानी गई है, ओड की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा के एक कोरल सॉन्ग से या किसी कोरस से जो है इसकी उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, बस यही अपने को समझना है कि भाई ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है ओड का। लेकिन दोस्तों ये बात तो पुराने टाइम पर माना जाता था कि भाई पुराने टाइम पर जो है ऐसा जनरली ऐसा माना जाता था कि अगर आप कोई भी एक ऐसी पोइट्री लिख रहे हो जिसमें आप ईश्वर के द्वारा किए गए किन्हीं आश्चर्यजनक कार्यों का बखान कर रहे हो, या किसी हीरो के द्वारा किए गए किन्हीं आश्चर्यजनक कार्यों का अगर आप बखान कर रहे हो, तो उसको आप ओड कह सकते हो। ये पुराने टाइम की चर्चाएं हुआ करती थी। पुराने टाइम में या पहले के टाइम में, मध्यकाल के टाइम पे जो है जनरली इस तरह की पोएम को हम ओड कहा करते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें, मॉडर्न टाइम में अगर हम बात करें, तो मॉडर्न टाइम में ज़रूरी नहीं है कि आप किसी हीरो के कार्यों के बारे में लिख कर के अगर कोई पोएम लिखोगे तो ही उसको ओड कहा जाएगा। मॉडर्न टाइम के हिसाब से ये भी ज़रूरी नहीं है कि केवल किन्हीं ईश्वर के द्वारा किए गए कार्यों के ऊपर उनका बखान करते हुए कोई आप पोएम लिखोगे तो उसे ही ओड कहा जाएगा। ये तो प्राचीन समय की बात है, जब ओड की उत्पत्ति हुई थी ना, तो उस समय इस तरह की पोएम को ओड कहा जाता था उस टाइम पर। लेकिन मॉडर्न टाइम में अगर हम बात करें, मॉडर्न एज में अगर हम बात करें, तो मॉडर्न टाइम में ऐसी पोइट्री को हम ओड कहते हैं जिसका जो सब्जेक्ट होता है या जिसकी जो थीम होती है, थीम सब्जेक्ट मतलब विषय वस्तु, जिसकी जो थीम होती है, जिसकी जो विषय वस्तु होती है वो सिंसियर होती है, यानी किसी गंभीर चीज़ के ऊपर, या फिर किसी डिग्निफाइड मतलब प्रतिष्ठित, डिग्निफाइड किसी सिंसियर टॉपिक के ऊपर अगर आप कोई पोएम लिख रहे हो, किसी डिग्निफाइड सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अगर आप कोई पोएम लिख रहे हो, तो ऐसी पोएम को हम ओड कहते हैं मॉडर्न टाइम के हिसाब से। ये तो पुराने टाइम की परिभाषा है। एंशिएंट टाइम में जनरली ऐसा ही माना जाता था। लेकिन मॉडर्न टाइम के हिसाब से अगर आप किसी डिग्निफाइड सब्जेक्ट के ऊपर, डिग्निफाइड मतलब किसी प्रतिष्ठित सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी टॉपिक आप चूज़ कर लीजिए, टॉपिक कोई भी हो सकता है, टॉपिक की कोई बाउंडेशन नहीं है, टॉपिक कोई भी हो सकता है, लेकिन वो डिग्निफाइड होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, थोड़ी गंभीरता उसमें होनी चाहिए। तो ऐसे टॉपिक को लेकर के अगर आप कोई पोएम लिखते हो, तो प्रेजेंट टाइम के हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज में, प्रेजेंट टाइम के हिसाब से अपन कोई ग्रीक लैंग्वेज वगैरह इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम के हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसी पोइट्री को हम ओड कहते हैं। और ऐसी पोइट्री को किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए? लॉफ्टी स्टाइल में लिखा जाना चाहिए। लॉफ्टी मतलब शानदार स्टाइल में लिखी जानी चाहिए पोइट्री, यानी कि पोइट्री ऐसी हो बिल्कुल शानदार, एक नंबर, जिसको पढ़ करके लोगों को वाकई में आनंद आ जाए, ऐसी स्टाइल में जो है उसको लिखा जाना चाहिए, लॉफ्टी स्टाइल में। स्टाइल कैसी होनी चाहिए? लॉफ्टी स्टाइल में लिखा जाना चाहिए। तीसरी बात, सबलाइम लैंग्वेज का, ये आश्चर्यजनक भाषा का प्रयोग करते हुए जो है लिखा जाना चाहिए। लैंग्वेज बिल्कुल एकदम ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम आश्चर्यजनक, सरप्राइजिंग, यानी कि वर्ड्स भी बिल्कुल ऐसे हों शानदार,
जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए गए हों या जिनका इस्तेमाल बहुत ही कम होता हो, यानी कि जो आम बोलचाल की भाषा में देखने को नहीं मिले, ऐसे आश्चर्यजनक शब्दों का उपयोग करते हुए, ऐसी आश्चर्यजनक भाषा का प्रयोग करते हुए आप अगर कोई पोएम लिखते हो, लॉफ्टी स्टाइल का प्रयोग करते हुए अगर आप कोई पोएम लिखते हो, किसी डिग्निफाइड सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप कोई पोएम लिखते हो, किसी सिंसियर सब्जेक्ट को चूज़ करके अगर आप कोई पोएम लिखते हो जो वर्सिफिकेशन का फॉर्म होना चाहिए और किसी लिरिक्स से थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, प्रेजेंट टाइम में ऐसी पोएम को ही ओड कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, इसे ही हम ओड कहते हैं। ये एंशिएंट टाइम की डेफिनेशन है। पुराने टाइम पे या जो ग्रीक और रोमन जो लैंग्वेजेस हुआ करती थी वहाँ पे जो ओड चला करते थे, ग्रीक भाषा में या रोमन भाषा में जो ओड्स वगैरह लिखे जाते थे ना, वहाँ पर भी यही प्रकार से सिस्टम काम में लिया जाता था। ग्रीक और रोमन लैंग्वेजेस में भी जो ओड लिखे जाते थे उनमें भी सब्जेक्ट मैटर यही हुआ करता था, गॉड के डीड्स को या फीड्स को एक्सप्लेन करना किसी पोएम के थ्रू, और किसी हीरो के डीड्स और फीड्स को एक्सप्लेन करना किसी पोएम के थ्रू। तो उन ग्रीक और एंशिएंट जो भी लैंग्वेजेस हुआ करती थी, ग्रीक, लैटिन, उन सब में ऐसी ही पोइट्री को ओड कहा जाता था जिसमें गॉड या हीरो के डीड्स या फीड्स को एक्सप्लेन किया जाए। एंशिएंट टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज में भी यही सिस्टम जो है फॉलो किया जाता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज में इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। और प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं, अब इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल ही अवॉइड कर दोगे। यानी अगर कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों को या इन टॉपिक्स के ऊपर भी अगर कोई पोएम लिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ओड नहीं कहोगे। ओड वो भी कहा जाएगा, ओड वो भी कहा जाएगा, लेकिन चेंजेस थोड़े से हुए हैं। अब ओड ये भी कहा जाएगा, ओड ये भी कहा जाएगा, तो बदलाव तो आया है ना, चेंज तो आया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसी को ओड कहेंगे या अब चेंज आ गया है तो इसको ओड नहीं कहेंगे, केवल इसी को ओड कहेंगे। ओड ये भी है, ओड ये भी कहा जाएगा प्रेजेंट टाइम में। तो प्रेजेंट टाइम के हिसाब से ये भी ओड कहा जाएगा, ये भी ओड कहा जाएगा, लेकिन चेंजेस क्या हुए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अब। देखिए भाई, ओड, एन ओड इज अ फॉर्म ऑफ वर्स। ओड जो है वर्स का एक फॉर्म होता है, यानी कि पोइट्री लिखने का एक फॉर्म होता है, पोइट्री ही होती है एक प्रकार की। इट हैज़ ग्रीक ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से मानी गई है। ग्रीक ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से मानी गई है या मानी जाती है। इट्स ओरिजिन इज कंसिडर्ड फ्रॉम अ कोरल सॉन्ग, और ग्रीक भाषा में भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है फ्रॉम अ कोरल सॉन्ग, एक समूह गान से। जैसा कि हमने बात कर ही ली थी, ओरिजिन जो है ग्रीक भाषा में एक कोरल सॉन्ग से मानी जाती है, एक कोरस, एक समूह गान से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और ग्रीक भाषा में क्या होता था वो समूह गान, उसमें क्या किया जाता था, जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा में, उस समूह गान में क्या किया जाता था, इन विच, जिसमें द डीड्स एंड फीड्स ऑफ गॉड और अ हीरो आर डिस्क्राइब्ड। तो उस समूह गान में जहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है उसमें क्या किया जाता था, ईश्वर के या किसी बहादुर योद्धा के या किसी नायक के डीड्स, उसके कार्यों को या उसके आश्चर्यजनक कर्तव्यों को जो है डिस्क्राइब किया जाता था, उसमें उनको एक्सप्लेन किया जाता था। ऐसा कोरल सॉन्ग होता था। तो ऐसे कोरल सॉन्ग से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। इसका मतलब क्या हो गया कि ओड की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है, ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा से मानी गई है। और ग्रीक भाषा में भी कहाँ से, एक कोरल सॉन्ग से। यानी कि उस टाइम के लोग, हो सकता है उस टाइम के, पुराने टाइम के, एंशिएंट टाइम के जो ग्रीक लोग हुआ करते थे वो ग्रीक लैंग्वेज में कोई कोरल सॉन्ग लिखते होंगे। और कोरल सॉन्ग में भी क्या लिखते होंगे, गॉड एंड हीरो के डीड्स और उनके फीड्स को एक्सप्लेन करते हुए कोई पोएम वगैरह लिखा करते होंगे, कोई सॉन्ग वगैरह लिखा करते होंगे। तो उस सॉन्ग से ही इस ओड की उत्पत्ति मानी गई है। अब जब उस कोरल सॉन्ग में गॉड के डीड्स और हीरो के डीड्स और फीड्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जब उस कोरल सॉन्ग से ओड बना होगा तो उसमें भी क्या किया जाएगा, गॉड या हीरो के डीड्स और फीड्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस तरह से इसकी उत्पत्ति मानी गई है ओड की। द ग्रीक पोइट पिंडार एंड द रोमन पोइट होरेस, इन दोनों को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों।
ग्रीक पोइट पिंडार एंड रोमन पोइट होरेस, ठीक है ना, इन्हें भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्रीक भाषा में एक बहुत ही ग्रेटेस्ट पोइट माने जाते हैं पिंडार, और रोमन लैंग्वेज के एक ग्रेटेस्ट पोइट जिनका नाम है होरेस, ठीक है ना। इन दोनों ने ही यूज्ड दिस फॉर्म इन देयर टिपिकल स्टाइल। इन दोनों ही पोइट्स ने, ग्रीक भाषा में तो थे पिंडार और रोमन लैंग्वेज के पोइट थे होरेस, इन दोनों ही पोइट्स ने इस पर्टिकुलर पोइट्री के फॉर्म को यानी कि ऑड को अपनी टिपिकल स्टाइल में यूज़ किया है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि देखिए अलग अलग लैंग्वेजेस दुनिया भर में हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर लैंग्वेज में कोई ना कोई पोइट ग्रेट तो होगा ही होगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि केवल इंग्लिश में ही पोइट्स भरे पड़े हैं, दुनिया भर में तमाम तरह की अलग अलग भाषाएं हैं, हज़ारों की संख्या में भाषाएं बोली जाती है। तो सिंपल सी बात है कि हर भाषा में कोई ना कोई राइटर या पोइट ऐसा होगा ही होगा जो अपनी राइटिंग्स लिख रहा होगा। ठीक उसी तरह से एंशियंट जो ग्रीक लैंग्वेज थी, उस ग्रीक लैंग्वेज के एक ग्रेट पोइट थे पिंडार, और रोमन लैंग्वेज के एक ग्रीक पोइट थे होरेस, ठीक है। इन दोनों ने ही जो है इस पर्टिकुलर ओड के फॉर्म को अपनी अपनी राइटिंग्स में यूज़ किया है, यानी कि इन दोनों ही पोइट्स ने बहुत सारे ओड्स लिखे हैं। पिंडार ने भी लिखे हैं और होरेस ने भी लिखे हैं, दोनों ने बहुत सारे ओड्स लिखे हैं, और इन दोनों ने ही ओड को अपनी अपनी टिपिकल स्टाइल में अपने अपने हिसाब से यूज़ किया है। जैसे जॉन मिल्टन ने अपने हिसाब से जो है सोनेट के पेट्रार्कन फॉर्म को अडॉप्ट किया अपनी राइटिंग में, जैसे एडमंड स्पेंसर ने अपने हिसाब से जो है थोड़ा सा चेंज करके अपने हिसाब से उसमें उसको अडॉप्ट किया, हाँ, राइम स्कीम में थोड़ा सा वेरिएशन दे करके। ठीक उसी तरह से ग्रीक पोइट पिंडार और रोमन पोइट होरेस ने अपने अपनी टिपिकल स्टाइल में इस फॉर्म को यूज़ किया है अपनी अपनी राइटिंग्स में, यानी कि ओड लिखे इन्होंने। But the prototype was established by the Greek poet Pindar. लेकिन prototype ये वर्ड को उच्चारित कैसे करोगे आप? प्रोटोटाइप का मतलब होता है ओरिजिनल फॉर्म में सबसे पहली बार जो चीज़ लिखी जाती है उस चीज़ को हम प्रोटोटाइप कहते हैं, और उसके बाद से उसको कॉपी कर करके लोगों तक पहुंचाया जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पर कोई पोइट्री खुद अपने हाथ से लिख करके किसी कागज़ पर अगर मैं आपको दे दूँ और उसकी जेरोक्स करा करके फ़ोटोकॉपी करा करके आप पूरी दुनिया में भले बांट दो, लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्म जिस पे मैंने वो पोइट्री लिखी थी वो उसका प्रोटोटाइप कहलाएगा। प्रोटोटाइप, हाँ, नहीं प्रमाण नहीं, उसका ओरिजिनल फॉर्म यार। मतलब जैसे ओरिजिनल फॉर्म कह सकते हो आप उसका ओरिजिनल फॉर्म। भाई अभी अपने को ये सारी की सारी किताबें वगैरह पढ़ने को मिलती है, तो ये इसका कोई प्रोटोटाइप थोड़ी ना है। प्रोटोटाइप तो जिसने लिखा होगा उसके पास होगा प्रोटोटाइप, तो ओरिजिनल फॉर्म तो, वरना ये तो सब छपी हुई चीज़ें हैं, फोटोकॉपीज़ हैं ये तो सब। बट द प्रोटोटाइप वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द ग्रीक पोइट पिंडार। लेकिन देखो, ग्रीक पोइट पिंडार ने भी ओड लिखे हैं, रोमन पोइट होरेस ने भी ओड लिखे हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सबसे पहली बार जो ओरिजिनल फॉर्म में जो ये ओड वगैरह लिखे गए थे ये ग्रीक पोइट पिंडार ने लिखे थे। अब भाई उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक भाषा से, तो जाहिर सी बात है प्रोटोटाइप कौन लिखेगा? ग्रीक पोइट पिंडार लिखेगा। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखिएगा, ग्रीक पोइट पिंडार और रोमन पोइट होरेस, इन दोनों ने ही जो है ओड्स लिखे हैं, हालांकि प्रोटोटाइप लिखा गया था पिंडार ने। इसका मतलब सबसे पहली बार ओड लिखने की शुरुआत किसने की होगी? ग्रीक पोइट पिंडार ने की होगी। बाद में फिर होरेस ने इसे कॉपी किया होगा, जैसे कि इंग्लिश सोनेट्स को लिखने वाले अर्ल ऑफ सरी और वो थॉमस यार्ड ने कॉपी किया पेट्रार्कन फॉर्म को। उन्होंने उसमें थोड़ा बदलाव करके, चेंज करके और अपना फॉर्म निकाल दिया, अपना फॉर्म लॉन्च कर दिया। ठीक उसी तरह से पहली बार लिखा होगा पिंडार ने, फिर बाद में होरेस ने लिख दिया होगा, रोमन पोइट ने। आगे देखिए, तो ये तो बात हो गई एंशिएंट टाइम की, है ना, ये तो पुराने टाइम की बात होगी। पुराने टाइम में क्या इसका फॉर्म हुआ करता था, क्या किस चीज़ को हम ओड वगैरह कहा करते थे, क्या इसकी कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब आते हैं मॉडर्न टाइम में। बट
इन मॉडर्न टाइम्स, लेकिन आधुनिक समय में अगर हम बात करें, द पोइट्स हैव डिस्क्राइब्ड एन ओड एज अ टाइप ऑफ एनी पोएम ऑफ सूटेबल लेंथ। देखिए अब दोस्तों, अब लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं, थोड़े से बदलाव हुए हैं। वर्तमान समय में ऐसी पोइट्री को आधुनिक समय के राइटर्स ने ओड कह करके पुकारा है एज अ टाइप ऑफ एनी पोएम, किसी भी प्रकार की एक ऐसी कविता, एक ऐसी पोएम ऑफ सूटेबल लेंथ जो उपयुक्त लंबाई में लिखी गई हो। यानी कि प्रेजेंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में राइटर्स ने ऐसी पोइट्री को ओड कह करके पुकारा है जो सूटेबल लेंथ में लिखी जाती हो, यानी जिसकी लंबाई अच्छी खासी हो, है ना, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं हो, ज़्यादा बड़ी भी नहीं हो, थोड़ी सूटेबल लंबाई वाली हो। हालांकि लंबाई फिक्स नहीं है ना, लंबाई ऐसी कोई फिक्स नहीं है कि भाई उसमें 30 लाइन ही लिखी जाएगी, उसमें 35 या 40 लाइन ही लिखी जाएंगी। सूटेबल लेंथ वाली हो, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं हो, ज़्यादा लॉन्गर भी नहीं हो। तो सूटेबल लेंथ वाली हो, लॉन्गर देन अ लिरिक, लिरिक की अपेक्षा थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए। यानी लिरिक तो क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अभी आपने कोई भी गाना वगैरह सुना होगा, बहुत सारे मूवीज़ में वगैरह जो सॉन्ग्स वगैरह आते हैं उनको हम लिरिक ही कहते हैं, लिरिक, लिरिक कहते हैं ना उसको, लिरिक्स, कि भाई आवाज़ दी है। जैसे पहले वो रेडियो वगैरह चलते थे, आपने अगर रेडियो वगैरह सुने हो तो अगर, तो रेडियो में कोई भी गाना आने से पहले जो है हम दूरदर्शन के आकाशवाणी केंद्र से बोल रहे हैं और अगला गाना हम आपको सुना रहे हैं जिसमें आवाज़ दी है सोनू निगम ने और इसके बोल लिखे हैं फलां फलां जो भी हैं। तो लिरिसिस्ट वो हो जाएगा, सिंगर अलग हो जाएगा। तो लिरिक लिखने वाला जो व्यक्ति होता है उसको लिरिसिस्ट कहते हैं, लिरिसिस्ट। तो ये जो है लिरिक की अपेक्षा थोड़ा सा लंबा होता है। अब आप देखो पिक्चर में केवल 2 अंतरे आते हैं उस गाने में और 2 अंतरे में वो ख़त्म हो जाता है, यानी 2 पार्ट्स लिखे होते हैं उसमें, 2 पार्ट्स लिख करके और फिर वो ख़त्म हो जाता है। कितनी छोटी सी पोएम होती होगी वो, जिसको म्यूज़िक कंपोज करके एक लंबा 3 साढ़े 3 मिनट का गाना बनाया जाता है। वरना अगर ऐसे डायरेक्ट ही अगर पढ़ दें अपन तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाए या 1 मिनट भी नहीं लगे उस पूरी पोएम को पढ़ने में, है ना। हाँ, वो तो बीच बीच में जैसे एक्शन आ जाता है, ट्यून आ जाती है बीच बीच में, टंग टंग, वरना डायरेक्ट अगर ऐसे पढ़ने लगे तो 60 सेकंड भी नहीं लगे उस पोएम को पढ़ने में। हाँ, तो ये क्या है, एक सूटेबल लेंथ वाली पोएम होनी चाहिए, लिरिक की अपेक्षा थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, हैविंग अ सीरियस एंड डिग्निफाइड थीम और सब्जेक्ट, और साथ ही साथ इसका जो सब्जेक्ट मैटर है या जो थीम है, विषय वस्तु है, वो डिग्निफाइड होनी चाहिए, थोड़ी प्रतिष्ठित सब्जेक्ट वाली, प्रतिष्ठित सब्जेक्ट के ऊपर या किसी सीरियस सब्जेक्ट के ऊपर लिखी जानी चाहिए, विच इज़ डिस्क्राइब्ड। और इतना ही नहीं, इन सबको डिस्क्राइब भी किया जाना चाहिए इन लॉफ्टी स्टाइल, शानदार स्टाइल में लिखी जानी चाहिए, इन सबलाइम लैंग्वेज, बिल्कुल आश्चर्यजनक भाषा का उपयोग करते हुए। एंड दस, और इस प्रकार से द स्ट्रक्चर ऑफ द ओड इज एलिवेटेड, और इस प्रकार से इन सारे के सारे रूल्स को फॉलो करके हम ओड के जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो संरचना होती है, उसे एलिवेट कर देते हैं। एलिवेट मतलब उसके महत्व को बढ़ा देते हैं, उसके इम्पोर्टेंस में इंक्रीज कर देते हैं, उसके इम्पोर्टेंस को, उसका लेवल अप कर देते हैं, उसके लेवल को इंक्रीज कर देते हैं इस प्रकार से। यानी कि ये सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे, जैसे कि सारे के सारे जो भी रूल्स हैं, जैसे मॉडर्न टाइम के हिसाब से सब्जेक्ट मैटर जो है बहुत ही सिंसियर और डिग्निफाइड होना चाहिए, लॉन्गर देन लिरिक होना चाहिए, है ना, और लॉफ्टी स्टाइल में लिखी जानी चाहिए, ये सरप्राइजिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके, इन सारी चीज़ों को फॉलो करके अगर आप प्रेजेंट टाइम में कोई पोएम लिखोगे तो वो ओड कहा जाएगा। और इस तरह से आप ओड लिख करके उसके इम्पोर्टेंस में बढ़ोतरी कर दोगे। तो ये ऐसी पोएम को प्रेजेंट टाइम में हम ओड कहते हैं दोस्तों। गर्मी तो देखो भयंकर। चलिए आगे देखते हैं, अब टाइप्स ऑफ ओड के बारे में बात करते हैं। देखिए ओड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ओड के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखिए देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ ओड। ओड के मुख्य रूप से अगर देखे जाएं तो 2 मुख्य प्रकार होते हैं। नंबर 1 द क्लासिकल ओड, और क्लासिकल ओड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पिंडारिक ओड और होरेशियन ओड। ठीक है, इसके बाद में है सेकेंड नंबर पर द इंग्लिश ओड। इंग्लिश ओड क्या होते हैं वो, तो मेन तो टाइप्स केवल 2 ही हैं, क्लासिकल ओड और पिंडारिक ओड, सॉरी क्लासिकल ओड और इंग्लिश ओड, है ना।
अब क्लासिकल ओड भी इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ग्रीक ये एक एंशिएंट क्लासिकल लैंग्वेज है, रोमन एक एंशिएंट क्लासिकल लैंग्वेज है। तो ग्रीक भाषा के पोइट जो थे वो थे पिंडार और रोमन लैंग्वेज के पोइट थे होरेस। तो इसीलिए इन दोनों पोइट्स को जो है बढ़िया राइटिंग्स लिखी ना इन्होंने, तो ये क्लासिकल पोइट्स इनको माना जाता है कि भाई ये क्लासिकल पोइट्स थे। तो ये क्लासिकल पोइट्स थे तो इन्होंने क्लासिकल राइटिंग्स लिखी है। तो ग्रीक पोइट पिंडार ने इन्होंने भी ओड्स लिखे हैं, तो ये भी इनके भी ओड्स क्लासिकल स्टाइल के हैं। और उधर रोमन पोइट जो होरेस हैं उन्होंने भी जो है ओड्स लिखे हैं, तो उनके द्वारा लिखे गए जो ओड्स हैं वो भी क्लासिकल स्टाइल के हैं। तो इसीलिए इनको कह दिया क्लासिकल ओड्स। भाई ये क्लासिकल लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेज से बिलोंग करने वाले पोइट, क्लासिकल पोइट्स, उन्होंने ओड लिख दिए तो वो क्लासिकल ओड है ना। अब वो लैटिन भाषा में भी हैं और ग्रीक भाषा में भी हैं। तो इसलिए एक टाइप तो बन गया क्लासिकल ओड का टाइप और दूसरा टाइप बन गया इंग्लिश ओड। अब क्लासिकल ओड में आते हैं अपन सबसे पहले नंबर 1 द क्लासिकल ओड। क्लासिकल ओड में भी सबसे पहले आता है नंबर 1 पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड क्या होता है देखिए, द पिंडारिक ओड इज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट ग्रीक पोइट पिंडार। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पिंडारिक ओड का नाम जो है वो पिंडारिक ओड हुआ है ग्रेट ग्रीक पोइट पिंडार के नाम के ऊपर। ग्रेट क्योंकि इस तरह के पिंडारिक ओड्स को किसने लिखा था, ग्रीक पोइट पिंडार ने लिखा था। तो ग्रीक पोइट पिंडार ने इस तरह के ओड्स लिखे तो उसके द्वारा लिखे गए ओड्स क्या कहलाए, पिंडारिक ओड। तो पिंडारिक ओड्स में क्या हुआ करता था, इट वॉज अ कोरिक ओड। ये एक कोरिक ओड हुआ करता था। कोरिक ओड मतलब सिंपल सी बात है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा में कोरिक सॉन्ग से, कोरिक सॉन्ग से मतलब समूह गान से। समूह गान में क्या किया जाता था, ये गॉड और हीरो के डीड्स और फीट्स को डिस्क्राइब किया जाता था, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो सिंपल सी बात है, जब ग्रीक पोइट पिंडार इस प्रकार की कोई पोएम लिखेंगे या इस प्रकार का कोई ओड लिखेंगे भी सही अगर, तो क्या लिखेंगे, कोरिक सॉन्ग ही लिखेंगे, क्योंकि कोरिक सॉन्ग से ही उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो इन्होंने क्या लिखा था, एक कोरिक सॉन्ग लिखा था। ये कोरिक सॉन्ग हुआ करता था। ये ग्रीक पोइट, ये पिंडारिक जो ओड होता था ना, ये पिंडारिक ओड, ये एक कोरिक ओड हुआ करता था, यानी समूह में गाया जाता था इसको। पिंडारिक ओड क्या होता था, एक कोरिक सॉन्ग हुआ करता था। समूह में लोग स्टेज पर एकत्र होकर के इसको गाया करते थे समूह में। ये एक कोरिक ओड हुआ करता था एंड वो संग और इसे गाया जाता था अलोंग विद डांस परफॉर्मेंस। डांस परफॉर्मेंस देते हुए गाया जाता था इसे, यानी कि लोग डांस भी करते थे और गाते भी थे। इस तरह से जो है ये ओड लिखा था इसने ग्रीक पोइट पिंडार ने। ठीक है, ये थे क्लासिकल ओड्स। क्लासिकल ओड में सबसे पहला पिंडारिक ओड, इसने एक कोरिक सॉन्ग के रूप में पिंडार ने जो है ये ओड लिखा था। पिंडारिक ओड ये कोरिक सॉन्ग हुआ करता था जिसे लोग डांस परफॉर्मेंस देते हुए गाते थे, समूह में गाते थे। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि भाई गा भी रहे हैं, इधर साइड में माइक लगा हुआ है और डांस भी कर रहे हैं, डुम्बलाला 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 डुम। हाँ, ऐसे डांस किया करते थे सारे के सारे। The odes of Pindar were modeled on the songs by the chorus in drama. अब देखो भाई, फिर बाद में क्या हुआ, जो पिंडार के द्वारा लिखे गए जो ओड्स थे were modeled on the songs, इनको जो है सॉन्ग्स के माध्यम से जो है मॉडल्ड ऑन द सॉन्ग्स, सॉन्ग के ऊपर मॉडल इनको किया गया। मॉडल्ड ऑन द सॉन्ग्स, सॉन्ग्स के ऊपर एक मॉडल के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया बाय द कोरस, समूह गान के द्वारा, इन ड्रामा, ड्रामा में, यानी कि ड्रामा में जो है एक गीत के रूप में। भाई जैसे मान लो कोई व्यक्ति ड्रामा लिख रहा है, अब इस तरह के पिंडार के द्वारा लिखे गए इस प्रकार के जो ये ओड्स थे ना, पिंडारिक ओड्स, इनका इस्तेमाल फिर बाद में ड्रामा में किया जाने लगा गीत के माध्यम से। जैसे आजकल की मूवीज़ में बीच बीच में गाने आते हैं ना, गाने, तो ऐसे कैसे बीच बीच में वो ड्रामा जब पेश किया जाता था, भाई ड्रामा को पहले जो है प्ले किया जाता था थिएटर में। पहले पुराने टाइम पे सिनेमा हॉल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो लोग ड्रामा देखने जाया करते थे थिएटर्स में, और ड्रामा को प्ले किया जाता था स्टेज पे। जैसे अपने रामायण
ये दशहरे के टाइम पे जो रामायण होती है ना, ये श्री राम रंगमंच पे इधर गढ़ में जो रामायण होती है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, देखने जाते नहीं जाते, तो वो भी तो एक प्ले ही है, वो क्या है, वो भी तो एक ड्रामा ही है। अलग अलग कैरेक्टर्स वहाँ पे जो है अलग अलग भूमिका में और अपना अपना रोल प्ले करने आते हैं स्टेज पर। ठीक उसी तरह से जब पुराने टाइम में जब सिनेमा हॉल्स नहीं हुआ करते थे तो बहुत सारे लोग ऐसे थिएटर हुआ करते थे, वहाँ पर ऐसे ड्रामा देखने जाया करते थे, और ड्रामा वहाँ पे जो है बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हुआ करते थे, तो अलग अलग कैरेक्टर्स जो है अलग अलग रोल्स जो है उनको प्ले किया करते थे। एक पर्टिकुलर रोल, भाई तू ये बन जा, तू ये बन जा, तू ये बन जा, और इस हिसाब से जो है वहाँ पे वो ड्रामा को प्रेजेंट किया जाता था, प्ले किया जाता था स्टेज पर। तो बीच बीच में जैसे अगर गाना चलाना है, अब वो गाना चला करके मनोरंजन करने का एक साधन हुआ करता था, वो सिंपल सी बात है। तो वो क्या किया जाता था, धीरे धीरे टाइम के साथ जो है पिंडारी कोड्स को जो है ड्रामा में यूज़ किया जाने लगा सॉन्ग्स के रूप में। भाई लिख तो दिए उन्होंने, ओड्स उन्होंने तो लिख दिए, लेकिन बाद में इनको जो है आगे चल करके ड्रामा में सॉन्ग्स के रूप में मॉडल किया जाने लगा, सॉन्ग्स के रूप में इनको जो है दर्शाया जाने लगा। जैसे कि ड्रामा चल रहा है, अब ड्रामा में क्या होता है, एक व्यक्ति अपना डायलॉग डिलीवरी करके जाएगा, दूसरा व्यक्ति अपना डायलॉग डिलीवरी करके जाएगा, उसके बीच में कॉन्वर्सेशन होगा, और कॉन्वर्सेशन होते होते जैसे हीरो आया, फिर उधर से एक्टर एक्ट्रेस मतलब दोनों आए, दोनों के बीच में जो है वही शाहरुख खान वाला रोमांटिक सीन हुआ, और रोमांटिक सीन होते ही फिर अब जो है अब गाना गाना है दोनों को, तो गाना गाना है ना, तो फिर ये पिंडारी कोड घुसा देते होंगे बीच में, हाँ भाई आओ, फिर वही बहुत सारे लोग, फिर वही गाना आ जाता होगा, तो वही समूह में आकर के सारे के सारे पीछे बैकग्राउंड डांसर्स आ जाते होंगे, है ना, और बैकग्राउंड डांसर अचानक ही आते हैं, अच्छा उनका कोई रोल भी नहीं है। और वो सॉन्ग्स में आप देखो, मूवीज़ वगैरह में कैसा होता है, मूवीज़ वगैरह में यही होता है, अचानक जो है वो दोनों तो खड़े रहेंगे, पीछे से पता नहीं वो छतरियाँ लेकर के जाने क्या क्या लेकर के वो आ जाएंगे, और डुम 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 ऐसे जो है डमरू बजने लग जाएंगे, पता नहीं जाने क्या क्या, वायलिन वगैरह वो सब चीज़ें आ जाती है, ठीक, हाँ, फिर वो सारी चीज़ें आप जानते ही हो। तो बाद में फिर आगे चल करके जो है ड्रामा में इसका इस्तेमाल जो है सॉन्ग्स के रूप में किया जाने लगा, सॉन्ग्स के ऊपर मॉडल करके इनको दर्शाया जाने लगा पिंडारी कोड्स को ड्रामा में। His complex stanzas were patterned in the sets of 3। अब देखिए दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये बने किस तरह से होते थे, यानी इसमें क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स इसमें हुआ करते थे पिंडारी कोड में। तो पिंडार के द्वारा लिखे गए जो पिंडारी कोड्स थे, इसमें ये जटिल स्टेंजाज में लिखे जाते थे, यानी कि पिंडार ने इसमें जो है काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स स्टेंजाज को लिखा है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, काफ़ी सारे जटिल स्टेंजाज में इसको लिखा जाता था, बहुत सारे जटिल स्टेंजाज के फॉर्म में इसको लिखा जाता था पिंडारी कोड को। और ये सारे के सारे जो स्टेंजाज हुआ करते थे वर पैटर्न, इन्हें इस तरह के पैटर्न में जमाया जाता था इन द सेट्स ऑफ 3, 3 टाइप्स के पैटर्न में जमा करके लिखा जाता था इन सारे के सारे स्टेंजास को। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी जो पोएम लिखी जाएगी, यानी पूरा का पूरा जो ओड लिखा जाएगा, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा ये जो ओड है, ये पूरी की पूरी जो पोएम है, इस पूरे के पूरे ओड को अलग अलग स्टेंजास के फॉर्म में लिखा जाता था। ये भाई जैसे एक स्टेंजा ये हो गया, फिर एक स्टेंजा ये हो गया, फिर एक स्टेंजा ये हो गया, फिर एक स्टेंजा ये हो गया। तो इस तरह से अलग अलग 3 टाइप्स के 3 पैटर्न में, अलग अलग पैटर्न में डिवाइड करके स्टेंजास को लिखा जाता था। कहने का मतलब ये है, जैसे एक टाइप का पैटर्न ये अलग हो गया, एक टाइप के स्टेंजास का पैटर्न ये अलग हो गया, और तीसरे टाइप के स्टेंजा का पैटर्न ये अलग हो गया। तो 3 टाइप्स के पैटर्न में डिवाइड करके स्टेंजास को लिखा जाता था। एक मिनट। Hence it can be said that it consisted of 3 parts। इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि ये 3 पार्ट से मिलकर के बने होते थे। 3 टाइप्स के पैटर्न में लिखा जाता था ना स्टेंजास को डिवाइड करके, तो इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 3 पार्ट से मिलकर के बने होते थे। फिर कल बाकी देखिए, पिंडारी कोड के बारे में बात कर रहे थे हम, और पिंडारी कोड पिंडार के नाम से जाना जाता था। और पिंडारी कोड के स्ट्रक्चर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि पिंडारी कोड में 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। पिंडारी कोड में एक तो होता है 3 तरह के पैटर्न्स, 3 तरह के पैटर्न्स में इसको बांटा जाता है। पूरा का पूरा जो पिंडारी कोड होता है, इसको 3 तरह के स्ट्रक्चर में डिवाइड किया जाता है, और स्ट्रक्चर भी
किस आधार पे बना होता है? 3 तरह के स्टेंजा के पैटर्न के आधार पर, यानी 3 तरह के स्टेंजा के पैटर्न्स होते हैं। ये स्टेंजा के 3 तरह के पैटर्न्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा जाता है, यानी कि 3 टाइप्स के स्टेंजाज हो गए, 3 तरह के पैटर्न के स्टेंजाज हो गए, जिसमें से पहले टाइप के पैटर्न के स्टेंजा को तो क्या कहा जाता था? स्ट्रोफी। स्ट्रोफी ये पहले टाइप के, या यूं कह दें अपन पहले पैटर्न के पहले टाइप का एक स्टेंजा हो गया, यानी कि फर्स्ट टाइप, पहला टाइप हो गया, फर्स्ट पैटर्न हो गया स्टेंजा का। स्टेंजा का पहला पैटर्न आप कह दीजिए कि भाई ये पहले पैटर्न का या पहला टाइप का स्टेंजा हो गया, जिसे स्ट्रोफी कहा जाता था। इसके बाद में दूसरे पैटर्न का स्टेंजा हुआ करता था, जिसे एंटी स्ट्रोफी कहा जाता था। एंटी स्ट्रोफी ये सेकेंड पैटर्न ऑफ स्टेंजा, दूसरे पैटर्न वाला स्टेंजा। और उसके बाद में लास्ट में एक और स्टेंजा का पैटर्न हुआ करता था, उसका पैटर्न अलग होता था, उसको कहा जाता था इपोड। ठीक है ना? ये 3 तरह के पैटर्न्स में डिवाइड करके स्टेंजाज लिखे थे पिंडार, और ये था पिंडारी कोड का स्ट्रक्चर। यानी कि 3 टाइप्स में बांट दिया पूरे के पूरे एक ओड की पोएम को। जो एक ओड होता था ना, जो ओड पिंडार ने लिखा, तो उस पूरे पिंडारिक ओड को इन्होंने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, स्ट्रक्चर को, उसकी संरचना को 3 तरह के स्टेंजाज के फॉर्म में। पहले टाइप का स्टेंजा का फॉर्म, इसमें अलग पैटर्न से इन्होंने स्टेंजाज लिखे, इन्होंने इसमें अलग पैटर्न से स्टेंजाज लिखे, और इसमें भी अपने को स्टेंजा का एक अलग पैटर्न देखने को मिलता है। स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोड। अब स्ट्रोफी में तो क्या होता था? स्ट्रोफी को क्या होता था कि जब स्ट्रोफी वाले पार्ट को इन्होंने लिखा, उसके बाद एंटी स्ट्रोफी को लिखा, उसके बाद में इपोड को जब लिखा, तो पूरी एक ही पोएम के पार्ट्स हैं ये पूरे एक ही पैटर्न, मतलब एक ही पोएम में थे ये पूरे के पूरे पार्ट्स, लेकिन अलग अलग स्टेंजा के पैटर्न के फॉर्म के आधार पर इनको अलग अलग नाम दे दिया गया कि भाई यहाँ पर स्टेंजा का पैटर्न अलग रहेगा तो ये स्ट्रोफी वाला पैटर्न, यहाँ पर स्टेंजा का पैटर्न अलग रहेगा तो ये एंटी स्ट्रोफी, और यहाँ पर स्टेंजा का पैटर्न अलग रहेगा तो ये इपोड हो गया। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर था पिंडारी कोड का, है ना? ओड का नहीं, पिंडारी कोड का, जो पिंडार ने लिखे थे। अब पिंडारी कोड के बारे में हम बात कर लें, या फिर यूं कहें कि ओड की उत्पत्ति ही हमने कहा था एक कोरस सॉन्ग से हुई थी, यानी समूह गान से जो है ओड की उत्पत्ति मानी जाती है। पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में। और समूह गान से ही जो है पिंडारी कोड की उत्पत्ति भी समझी जाती है, क्योंकि सबसे पहले ओड जाहिर सी बात है कि पिंडार ने ही लिखे थे, या यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है, पिंडारी कोड से ही, है ना? ग्रीक पोइट से, पिंडारी कोड से। तो इसका मतलब पिंडारी कोड भी एक प्रकार का कोरिक सॉन्ग ही हुआ करता था, यूँ मान करके चलिए आप। ये भी एक प्रकार का समूह गान से ही निकला हुआ ओड का फॉर्म है, कोरिक सॉन्ग से ही निकला हुआ एक प्रकार का ओड का एक फॉर्म है ये, जिसको 3 तरह के स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करके पिंडार ने लिख दिया। सबसे पहले स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और फिर इपोड। ठीक है ना? अब कोरिक सॉन्ग से निकला है तो जाहिर सी बात है कि समूह गान होगा ही होगा। कोरिक सॉन्ग से निकला है तो सिंपल सी बात है कि समूह गान होगा ही होगा। इसका मतलब समूह में एकत्रित होकर के बहुत सारे कैरेक्टर्स इसको गाएंगे। ठीक है ना? तो ये भी क्या होता था एक तरह से पिंडारी कोड भी एक प्रकार से कोरिक सॉन्ग ही हुआ करता था। ये भी एक कोरिक सॉन्ग की तरह, समूह गान की तरह ही काम किया करता था, जिसमें 3 पार्ट्स हुआ करते थे, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और इपोड। जिसमें से स्ट्रोफी वाला पार्ट के दौरान तो क्या होता था, स्टेज पर बहुत सारे कैरेक्टर्स आ जाया करते थे, बहुत सारे कैरेक्टर्स स्टेज पर आकर के और समूह गान के रूप में उस पूरी पोएम को गा रहे होते थे। जो पूरी पोएम लिखी जाती थी ना, उस पूरी पोएम को वो लोग गाते थे स्टेज पर आकर के। सामने माइक वगैरह होता होगा, या माइक वगैरह क्या पता उस टाइम पे चलते भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से, शायद, है ना? तो ऐसे ही बोल करके जो है, जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर स्टेज पर इकट्ठे हो गए और वो क्या करते थे, उस स्ट्रोफी वाले पार्ट को गाते थे, और गाने के साथ साथ डांस भी किया करते थे, है ना? पिंडारी कोड को गाया तो जाता था, लेकिन गाने के साथ साथ डांसिंग परफॉर्मेंस भी इसमें दी जाती थी अलग अलग कैरेक्टर्स के द्वारा। इसका मतलब वो नाचते भी थे और गाते भी थे, और गाते गाते नाचते थे, है ना?
डांस भी कर रहे हैं और गा भी रहे हैं। ये होता था पिंडारी कोड, और किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, बहुत सारे कैरेक्टर्स के द्वारा। अब बहुत सारे कैरेक्टर्स जब इसको गाएंगे तो सिंपल सी बात है कि ये कोरिक सॉन्ग कहलाएगा ही कहलाएगा। समूह गान हुआ नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग मिलकर के समूह में गा रहे हैं ना, तो इसीलिए ये कोरिक सॉन्ग हो गया। तो कोरिक सॉन्ग से ही जो है ओड की उत्पत्ति मानी जाती है, और ये पिंडारी कोड भी एक प्रकार का कोरिक सॉन्ग ही था। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले वाले पार्ट में, स्ट्रोफी वाले पार्ट में एक स्टेज होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स वहाँ पर आ जाएंगे। स्ट्रोफी वाले पार्ट में जो इस पर्टिकुलर पहले टाइप के पैटर्न का या एक विशेष प्रकार के पैटर्न का ही जो पहला स्टेंजा है, इस पार्ट को गाते हुए वो क्या किया करते थे, हाँ, गा भी रहे हैं और राइट साइड से लेफ्ट साइड पर टर्न होते हुए इस पार्ट को गाते थे। ध्यान रखना, यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होता है स्ट्रोफी और एंटी स्ट्रोफी में। यानी कि डांसर्स क्या करते थे, साथ ही साथ गा भी रहे हैं और गाते गाते राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ घूमते हुए इस वाले हिस्से को गाते थे, स्ट्रोफी वाले पार्ट। उसके बाद जब एंटी स्ट्रोफी वाला पार्ट आता था तो एंटी स्ट्रोफी वाले पार्ट को भी गाते तो थे वो, लेकिन इस बार लेफ्ट से राइट हैंड साइड की तरफ टर्न किया करते थे। भाई डांस परफॉर्मेंस भी तो देनी है ना, और पिंडारी कोड को गाने के साथ साथ उसके ऊपर डांस भी किया जाता था। तो स्ट्रोफी वाले पार्ट को गाने के दौरान तो राइट से लेफ्ट घूमना है, और एंटी स्ट्रोफी वाले पार्ट को जस्ट अपोजिट कर दो, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ घूमना है। और जब ईपोड वाला पार्ट आएगा तो ईपोड वाले पार्ट में कोई भी डांस परफॉर्मेंस नहीं देनी है, चुपचाप सीधे खड़े रहना है और स्थिर खड़े रह करके चुपचाप उस बात को गाए जाना है, गाए जाना है, गाए जाना है, जो भी लाइन उसमें लिखी हुई। समझ गए? स्ट्रोफी में तो डांस भी करना है, गाना भी है और राइट से लेफ्ट घूमना है। एंटी स्ट्रोफी में गाना भी है, लेफ्ट से राइट घूमना है, और ईपोड वाले पार्ट में केवल चुपचाप खड़े रह करके गाना गाना है। जैसे अपन नेशनल एंथम गाते हैं, जाना गाना ना 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 ना, ऐसा है ना। तो समूह गान में नहीं गाते क्या अपन, राष्ट्रगान गाते हैं तो बिल्कुल सभी लोग समूह गान में गा रहे होते हैं चुपचाप खड़े रह करके, तो वही वाला पार्ट हो गया ईपोड। ये था पिंडारी कोड। एक समूह गान के रूप में इसको गाया जाता था स्टेज के ऊपर, और डांस परफॉर्मेंस भी उसके साथ साथ दी जाती थी। डांस परफॉर्मेंस भी जो है उसके साथ साथ होती थी, और लोग समूह के रूप में गाते थे इसको। एक समूह गान मान लीजिए आप पिंडारी कोड को, कि ये कोरिक सॉन्ग हुआ करता था। ठीक है, देखिए भाई, पार्ट्स ऑफ पिंडारी कोड जो है 3 टाइप्स के होते थे। ये ऊपर वाला पैराग्राफ तो पढ़ लिया था ना, हिज कॉम्प्लेक्स स्टेंजास वर पैटर्न इन द सेट्स ऑफ 3। हाँ, तो पिंडारी कोड में जो कॉम्प्लेक्स स्टेंजास हुआ करते थे, इनको 3 सेट्स के पैटर्न में डिवाइड करके लिखा जाता था। हैंस इट कैन बी सेड, और इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है, दैट इट कंसिस्टेड ऑफ 3 पार्ट्स, यानी 3 पैटर्न के अलग अलग सेट्स में 3 टाइप्स में डिवाइड करके इसको लिखा जाता था पूरे पिंडारी कोड को। और इस आधार पे हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 3 हिस्सों से मिलकर के बना होता था। और कौन कौन से हो गए वो 3 हिस्से? स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और ईपोड। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अ स्टेंजा फॉर्म नोन एज स्ट्रोफी, ड्यूरिंग द सिंगिंग ऑफ इट the dancers made a turn from right to left। सबसे पहले नंबर स्ट्रोफी के बारे में अगर हम बात करें, जिसे स्ट्रोफी के रूप में जाना जाता है, सबसे पहला स्टेंजा फॉर्म। भाई अलग अलग पैटर्न में 3 तरह के स्टेंजा फॉर्म के पैटर्न में जो अलग अलग स्टेंजास लिखे जाते थे अलग अलग पैटर्न में, तो सबसे पहले स्ट्रोफी वाला पैटर्न का स्टेंजा आया। तो स्ट्रोफी वाले पैटर्न के स्टेंजा को जो है स्ट्रोफी के नाम से, मतलब ये स्ट्रोफी के नाम से जाना जाता था इसको, फर्स्ट वाले पार्ट को। और जब इसको गाया जाता था ड्यूरिंग द सिंगिंग ऑफ इट, यानी जब इसको गाया जाता था तो इसको गाए जाने के दौरान द डांसर्स मेड अ टर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वो राइट से लेफ्ट टर्न किया करते थे। सेकेंड पार्ट है अ सिमिलर स्टेंजा फॉर्म नोन एज एंटी स्ट्रोफी,
इस ट्रॉफी के समान ही एक और इसी से मिलता जुलता या इसी के समान समानता रखने वाला एक और स्टेंजा फॉर्म जिसे एंटी स्ट्रोफी के नाम से जाना जाता था, यानी कि स्ट्रोफी के समान ही सिमिलैरिटी रखने वाला एक और स्टेंजा फॉर्म था एंटी स्ट्रोफी पिंडारी कोड में। ड्यूरिंग द सिंगिंग ऑफ इट इसे भी गाया जाता था और इसे गाए जाने के दौरान द डांसर्स मेड अ टर्न फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। डांसर्स जो है इसको गाए जाने के दौरान लेफ्ट से राइट घुमा करते थे। यहाँ पर जाकर के बहुत कन्फ्यूज़न होता है एग्ज़ाम में कि भाई यार इधर लेफ्ट से राइट घूमे थे या इधर लेफ्ट से राइट घूमे थे। इसलिए आप यहाँ पर जो है किसी भी तरह से ट्रिक के माध्यम से जो है इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना। स्ट्रोफी में राइट से लेफ्ट, है ना, और एंटी स्ट्रोफी में लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। चलिए, या फिर एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप एक ट्रिक देख लीजिए। जैसे देखो, अगर एक भी याद हो गया ना तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो ट्रिक से आप यूँ याद रखिए कि भाई एस है यहाँ पर, तो एस से पहले क्या आता है? आर। तो आर मतलब राइट, तो राइट टू लेफ्ट, ये याद हो गया तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा। हो गया ना याद? ऐसे याद रख लो भाई, एस से पहले क्या आता है? आर, और आर एस सभी को पसंद होता है ना। तो आर एस तो मतलब राइट टू लेफ्ट, और ये बाकी बचा है इसमें लेफ़्ट टू राइट आएगा। ऐसे याद रख लो। तो ट्रिक कैसे भी बनाओ, ट्रिक बन जाती है बस। या फिर आपकी अगर कोई ट्रिक आप बनाना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, अगर आपके दिमाग में अगर कोई ट्रिक चल रही है तो, है ना। बहुत सारी ट्रिक हो सकती है और सब लोग अपने अपने हिसाब से याद रखते हैं। ऐसे याद हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं होता है तो ट्रिक काम में ले लीजिएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं अब। अ स्टेंजा फॉर्म डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रोफी एंड एंटी स्ट्रोफी इज नोन एज ईपोड। अब देखिए भाई क्या पढ़ा था हमने, ये स्टेंजा फॉर्म और ये स्टेंजा फॉर्म दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, और ये दोनों ही स्टेंजा फॉर्म सिमिलर होते हैं, आपस में समानता रखते हैं। दोनों बहुत सिमिलर फॉर्म होते हैं ये स्टेंजा फॉर्म, यानी दोनों को लगभग एक जैसी क्वालिटीज़ के साथ लिखा जाता है। जबकि इन दोनों स्टेंजा फॉर्म से डिफरेंट स्टेंजा फॉर्म होता है ये ईपोड। यानी इन दोनों में तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, लेकिन ये स्टेंजा फॉर्म जो तीसरे नंबर का स्टेंजा फॉर्म होता है पिंडारी कोड में, ये इन दोनों की अपेक्षा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और इसमें क्या होता है, इट इज़ नोन एज ईपोड, इसे ईपोड के नाम से जाना जाता है। एंड ड्यूरिंग द सिंगिंग ऑफ इट, और जब इसे गाया जाता है उस दौरान द डांसर्स स्टूड स्टिल, उस समय डांसर्स केवल शांत, स्टिल मतलब शांत, केवल शांत चुपचाप खड़े रहा करते थे। वो कोई डांस परफॉर्मेंस नहीं चल रही होती थी, यानी ना तो राइट से लेफ़्ट घूमना है ना लेफ़्ट से राइट घूमना है, चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहना है बस, ठीक है। ये काम किया करते थे। तो ये 3 पार्ट्स में अलग अलग स्टेंजा के पैटर्न के फॉर्म में जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पिंडारी कोड को लिखा जाता था, या लिखा था पिंडार ने, ठीक है ना। जो कि एक कोरिक सॉन्ग, मान लीजिए आप कि ये एक कोरिक सॉन्ग था, और जो ग्रीक पोइट पिंडार के द्वारा लिखा गया था, और इसीलिए इसको हम पिंडारी कोड कहते हैं। और ये उसका स्ट्रक्चर हो गया, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड। क्लियर? पिंडारी कोड्स वर रिटन टू प्रेज एंड ग्लोरीफाई समवन। अब देखिए पिंडारी कोड लिखने का उद्देश्य क्या था दोस्तों। पिंडारी कोड लिखे जाते थे टू प्रेज, प्रशंसा करने के लिए, एंड ग्लोरीफाई, या किसी के सम्मान में वृद्धि करने के लिए, किसी को सम्मान देने के लिए लिखे जाते थे। फॉर एग्जाम्पल द विनर्स इन एनी गेम, जैसे कि मान लीजिए किसी गेम में अगर कोई व्यक्ति जीत गया तो उसकी तारीफ़ करने के लिए या उसका सम्मान बढ़ाने के लिए जो है उसके सम्मान में इस प्रकार के ओड्स लिखे जाते थे। ये पिंडारी कोड को लिखने का पर्पस हुआ करता था। जैसे कि अभी एशियन गेम्स चल रहे हैं, है ना, चाइना में। तो एशियन गेम्स जो अभी चल रहे हैं तो वहाँ पर इंडिया ने बहुत सारे जो है गोल्ड मेडल्स, बहुत सारे मेडल्स जो है वहाँ पे जीते हैं ना। पढ़ रहे होंगे आप इनके बारे में करंट अफेयर्स में।
तो बहुत सारे वहाँ पे जो है गोल्ड मेडल इंडिया को मिले, हालांकि ज़्यादा नहीं मिले हैं लेकिन मिले तो हैं, है ना। तो मेडल्स आ रहे हैं इंडिया काफ़ी सालों से, जिन गेम्स में हमने मेडल्स नहीं जीते थे उन गेम्स में भी हम मेडल जीत रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कोई गेम में कोई व्यक्ति जीत गया तो उस व्यक्ति की तारीफ़ में अगर हमें, भाई उसने क्या अच्छा काम किया नहीं किया, उसने एक कितना बढ़िया करतब दिखाया वहाँ पर, जो भी किया उसने, है ना। जैसे घुड़सवारी में जीता या फुटबॉल में जीता, या अभी एशियन गेम्स में ही जो है महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हरा करके जो है गोल्ड मेडल जीता, पहली बार क्रिकेट में, वो भी एशियन गेम्स में, है ना, एशियन गेम्स में। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि किसी व्यक्ति ने बहादुरी से करतब दिखाया नहीं दिखाया, और उन चीज़ों की प्रशंसा करने के लिए, उन चीज़ों को यूलोजाइज करने के लिए हमने उसके ऊपर पोइट्री लिख दी, और पोइट्री लिख करके उसकी तारीफ़ कर दी। तो बताओ, जो ओड की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी बहादुर व्यक्ति के द्वारा किए गए महान कार्यों या उसके द्वारा दिखाए गए कर्तव्यों को डिस्क्राइब करने के लिए ही इस प्रकार की पोएम लिखी जाती है, उसी को हम ओड कहते हैं। यही तो पढ़ा था हमने, यही पढ़ा था ना, ओड की मीनिंग मतलब उसकी डेफिनेशन में यही पढ़ा था, और यही तो कर रहे हैं हम। तो पिंडारी कोड का पर्पस क्या होता था? किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा करना, उसके कार्यों की प्रशंसा करना, उसकी तारीफ़ करना, उसे सम्मान देना। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी गेम में अगर कोई व्यक्ति जीत गया तो उसकी तारीफ़ करना, उसका सम्मान करना, बस इसी उद्देश्य के साथ जो है पिंडारी कोड लिखे जाते थे, ताकि किसी व्यक्ति का सम्मान किया जा सके, उसके सम्मान में लिखे जाते थे पिंडारी कोड। ठीक है ना। ये पिंडारी कोड आपके कंप्लीट हैं। क्लासिकल ओड का फर्स्ट टाइप कंप्लीट है। इसके बाद में आइए आप नंबर 2, क्लासिकल ओड के सेकंड टाइप के ऊपर होरेशियन ओड। देखिए, अब होरेस कौन थे? रोमन पोइट थे। अब रोमन पोइट होरेस ने इस प्रकार के ओड्स को लिखा, तो इसीलिए उनके नाम के ऊपर इसको क्या कहा जाता है? होरेशियन ओड। जैसे ग्रेट ग्रीक पोइट पिंडार ने इस प्रकार के ओड्स लिखे, तो वो पिंडारी कोड, और होरेस के द्वारा लिखे गए ओड्स होरेशियन ओड। देखिए, होरेशियन ओड, इट इज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट रोमन पोइट होरेस। इस प्रकार के ओड्स का नाम ग्रेट रोमन पोइट होरेस के नाम के ऊपर होरेशियन हुआ है। यानी होरेस ने, ग्रेट रोमन पोइट होरेस ने इस प्रकार के ओड्स को लिखा, इसी वजह से इस ओड को पर्टिकुलरली होरेशियन ओड कहा जाता है। अब थोड़ा सा स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा। होरेस में तो आ रहा है HORACE, और होरेशियन में आ रहा है HORATIAN। ये यहाँ पर चक्कर डालने वाला सिचुएशन है, चक्कर में डालने वाली सिचुएशन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होरेस 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 याद करके चले जाते हैं, और लास्ट में इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देते कि भाई वहाँ पे होरेशियन टी आएगा, वहाँ पर भी वो CIAN करके लिखे आते हैं। CIAN, भाई होरेस से बना है होरेशियन, भाई जैसे पिंडार से पिंडारिक, तो होरेस से होरेशियन, तो CIAN लिख देते हैं वहाँ, जबकि वहाँ पर आएगा TIAN। तो ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यार देखिए, अब इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं तो देखा है गलतियाँ बच्चों से होती है, और उनसे वो सबक सीखते हैं। और जो व्यक्ति दूसरों अपने एक्सपीरियंस से सीखे वो तो बहुत बढ़िया होता है, जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखे वो और बढ़िया होता है। तो धीरे धीरे बच्चे गलती करते हैं ना, तो उससे उनको भी सीखने को मिलता है और अपने को भी सीखने को मिलता है। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर गलती हो सकती है, आप कृपया सतर्क रहें, है ना, सावधान रहें, सतर्क रहें। हाँ, खतरा आपके आसपास हो सकता है। सावधान इंडिया। चलिए आगे देखिए। इट वॉज सिंपलर इन फॉर्म देन पिंडारिक ओड। अब देखिए भाई, पिंडारिक ओड की अपेक्षा इसका फॉर्म थोड़ा सा सिंपल होता था होरेशियन ओड का। यानी पिंडारिक ओड तो एक कोरिक सॉन्ग हो गया, और कोरिक सॉन्ग का स्ट्रक्चर कितने सारे पैटर्न्स के हिसाब से, एक एक पैटर्न को ध्यान में रख कर के भाई पहले स्ट्रोफी लिखना है, फिर एंटी स्ट्रोफी लिखना है, फिर ईपोड लिखना है ना, और उनके
अलग अलग स्टेंजा के पैटर्न के आधार पर 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता था। तो कितना कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का मतलब कितना जटिल हो गया। लेकिन होरेशियन ओड जो होता था, फॉर्म की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए, आकार की, रूप की अगर बात की जाए, या कंटेंट की अगर बात की जाए, तो ये पिंडारिक ओड की अपेक्षा थोड़ा सा सिंपल होता था, सिंपल फॉर्म में लिखा जाता था पिंडारिक ओड की अपेक्षा। It had a number of short stanzas similar in length and arrangement। इसमें बहुत सारे नंबर, a number of का मतलब कई सारे, इसमें कई सारे शॉर्ट स्टेंजाज लिखे जाते थे। यानी देखो पोइट्री में तो स्टेंजा आता ही आता है। स्टेंजा क्या होता है? लाइन का समूह। स्टेंजा किसको कहते हैं अपन? लाइन के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ लाइंस को हम स्टेंजा कहते हैं। अब पोइट्री लिखेंगे तो सिंपल सी बात है कि स्टेंजाज तो आएंगे ही आएंगे। अब जब स्टेंजाज आएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें हो सकता है कि मीट्रिकल फीट की अपेक्षा या मीट्रिकल फीट की बजाय या मीट्रिकल फीट आने की वजह से हो सकता है उनकी लाइन में या उनके अरेंजमेंट में थोड़ा सा चेंज आ जाए, बदलाव आ जाए। भाई इसका मतलब ये है कि जो होरेशियन ओड हुआ करते थे ना, होरेशियन ओड में स्टेंजास तो लिखे जाते थे, लेकिन इस तरह का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उसमें नहीं होता था। अब इस तरह का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कि ये थोड़ा सिंपलर फॉर्म में लिखे जाएंगे, यानी कि ये इस ओड के पर्टिकुलर टाइप की अपेक्षा थोड़े से सिंपल होंगे। अब सिंपल होंगे इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसमें अपन ABCD लिख देंगे, स्टेंजास तो उसमें भी आएंगे। तो इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बजाय उसमें केवल शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाने वाले, छोटे छोटे आकार में लिखे जाने वाले स्टेंजाज हुआ करते थे। जैसे एक स्टेंजा ये हो गया, या दूसरा स्टेंजा ये हो गया, है ना, तीसरा स्टेंजा ऐसे, इस तरह से जो है स्टेंजाज उसमें लिखे जाते थे, शॉर्ट स्टेंजाज, जो ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते थे, शॉर्ट होते थे, है ना, छोटे छोटे आकार में हुआ करते थे। लेकिन जो सिमिलर हुआ करते थे, सिमिलर का मतलब एक जैसे, किसमें? लेंथ में भी और अरेंजमेंट में भी। यानी कि लेंथ का मतलब लंबाई, यानी अगर ये स्टेंजा इतना लंबा है तो ये स्टेंजा, इसकी लाइन भी इतनी ही लंबी रहेगी। अब इसका रीज़न क्या होता था शुभम बताओ? मीट्रिकल फीट की वजह से। भाई एक पर्टिकुलर लाइन में पर्टिकुलर मीट्रिकल फीट यूज़ करने की वजह से, भाई ये लाइन अपने को 5 फीट का इस्तेमाल करते हुए लिखनी है अगर, तो ये लाइन भी 5 फीट, इसमें भी 5 फीट आएगा, इस पूरे स्टेंजा में भी 5 फीट आएंगे, इस पूरे स्टेंजा में भी 5 फीट आएंगे, इस पूरे स्टेंजा में भी 5 फीट आएंगे हर लाइन में। तो हर लाइन में अगर आप 5 फीट लिखोगे तो लाइन की लेंथ में चेंज कैसे आएगा मुझे बताओ? वो सिमिलर ही रहेगी ना, डिसिमिलर थोड़ी रहेगी, वो असमान थोड़ी रहेगी फिर वो। हाँ वो बात अलग है कि आप इसमें तो 5 फीट यूज़ कर दो, इसमें 7 यूज़ कर दो, इसमें 11 यूज़ कर दो, इसमें 9 यूज़ कर दो, तो इर्रेगुलर लाइन लेंथ हो गई ना, फिर उस लाइन की लेंथ तो इर्रेगुलर हो गई। जबकि इस होरेशियन ओड के फॉर्म में हमने ये पढ़ा है कि ये इसकी अपेक्षा सिंपल तो होता था, शॉर्ट स्टेंजाज इसमें लिखे जाते थे, जो सारे के सारे और उन स्टेंजाज में लिखी जाने वाली जितनी भी जो पोएटिक लाइंस होती थी वो सारी की सारी सिमिलर होती थी लेंथ में, यानी उन सब की लंबाइयाँ बराबर होती थी, सिमिलर, एक समान होती थी। यानी कि एक भी लाइन जो है ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, सभी की लेंथ बराबर रहेगी ये। और सभी की लेंथ बराबर होने का मतलब उनकी लेंथ, इसका मतलब ये हो गया कि वो लेंथ में भी इक्वल रहेंगी और उनका जो मीट्रिकल अरेंजमेंट रहेगा वो भी इक्वल रहेगा। अब मीट्रिकल अरेंजमेंट मतलब फीट का मतलब फीट से बनता है मीटर, इसका मतलब एक ही मीटर में लिखा जाएगा, इसका मतलब जितने फीट उसमें आ रहे हैं उतने ही फीट सारी लाइंस में आएंगे, यही तो होता है ना। तो इस तरह से अरेंजमेंट में भी वो सारी की सारी लाइंस सिमिलर हुआ करती थी और लेंथ में भी वो सारी की सारी लाइंस सिमिलर हुआ करती थी। तो इस प्रकार के शॉर्ट स्टेंजाज लिखे जाते थे होरेशियन ओड में, और ये एक सिंपल फॉर्म हुआ करता था इसकी अपेक्षा। समझ गए बात? ये होता था होरेशियन ओड।
हॉरेशियन ओड्स आर काम, मेडिटेटिव एंड रीस्ट्रेंड। हॉरेशियन ओड्स की विशेषता ये होती है कि हॉरेशियन ओड्स जो हैं ये थोड़े स्वभाव में या बाय नेचर अगर अपन देखें, इनको अगर आप पढ़ोगे अगर, तो पढ़ कर के आपको महसूस होगा कि ये बहुत ही शांत होते हैं, मेडिटेटिव होते हैं, बहुत ही चिंतनशील होते हैं, यानी इनके ऊपर बहुत ही गहराई से आप अगर सोचो तो बहुत गहराई से चिंतन किया जा सकता है, बहुत ही चिंतनशील होते हैं। एंड रीस्ट्रेंड, और संयमित रूप से लिखे जाते हैं। संयमित यानी कि कंट्रोल्ड, बड़े कंट्रोल्ड तरीके से लिखे जाते हैं, बड़े नियंत्रण के साथ लिखे जाते हैं। ये समझ के बाद ये फ़र्क है इसके और इसके सब्जेक्ट मैटर में। क्या होता है, ये हॉरेशियन ओड्स जो होते हैं थोड़े काम होते हैं, है ना, मेडिटेटिव होते हैं और रिस्ट्रेंड होते हैं। ठीक है ना, रिस्ट्रेंड होते हैं, काम होते हैं और मेडिटेटिव होते हैं। और इसकी अपेक्षा थोड़ा सिंपलर फॉर्म होता है। इसमें शॉर्ट स्टेंजाज लिखे जाते हैं बहुत सारे, जिनकी लेंथ, जिनमें लिखी जाने वाली जो लाइन की जो लेंथ होती है वो लेंथ इक्वल होती है, सिमिलर होती है एक दूसरे के साथ, क्योंकि उनका अरेंजमेंट भी सेम होता है। और अरेंजमेंट किसका, उनके मीट्रिकल फीट का अरेंजमेंट। भाई इसमें अगर 5 फीट आ रहे हैं तो इसमें भी 5 फीट आएंगे, और 5 फीट वाली दोनों लाइंस बराबर ही तो होंगी, ज़्यादा थोड़ी ना होगी फिर वो, है ना। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे यहाँ पर भी एक 5 फीट का बच्चा खड़ा हुआ है, यहाँ भी एक 5 फीट का बच्चा है, वहाँ भी 5 फीट का बच्चा है, तो सारे बच्चों की हाइट बिल्कुल सिमिलर हो गई ना। ये है उसी तरह से यहाँ पर भी जो है, हालांकि वो हाइट की बात कर रहे हैं अपन, लेकिन ये हाइट नहीं है, ये पोइट्री की लेंथ को नापने के लिए जो मीटर होता है, मीटर आप सब लोगों ने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी पढ़ा देंगे बाद में, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। कोई बात नहीं, कर लेंगे बाद में, टेंशन मत लो आप। फ़िलहाल आप बस जो चल रहा है उसको पढ़ते रहो, है ना, धीरे धीरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो समझ में आ गए यहाँ तक। ये होता है हॉरेशियन ओड, और ये क्लासिकल ओड हमारा कंप्लीट हॉरेशियन ओड के साथ। तो ध्यान रखिएगा, 2 ओड्स हैं, क्लासिकल ओड और इंग्लिश ओड। इंग्लिश ओड के 2 टाइप्स हैं, सबसे पहले पिंडारिक ओड, उसके बाद में हॉरेशियन ओड। हॉरेशियन ओड का नाम ग्रेट रोमन पोइट होरेस के नाम के ऊपर हॉरेशियन हुआ है, और पिंडारिक ओड का नाम ग्रेट ग्रीक पोइट पिंडार के नाम के ऊपर पिंडारिक हुआ है। ठीक है ना। बाकी एक और टाइप बचा हुआ है, इंग्लिश ओड। सेकेंड नंबर पे आइए, इंग्लिश ओड। इंग्लिश ओड क्या होता है, देखिए, एन इंग्लिश ओड इज नॉट स्ट्रिक्टली बाउंडेड बाय द क्लासिकल ट्रेडिशन ऑफ ओड। ओड जो होता है, इसमें भी जो सेकेंड नंबर का टाइप है इंग्लिश ओड। इंग्लिश ओड की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इंग्लिश ओड जो है ये स्ट्रिक्टली बाउंडेड नहीं है, किसके द्वारा, बाय द क्लासिकल ट्रेडिशन ऑफ ओड। ओड को लिखने की प्राचीन जो परंपरा रही है, वो प्राचीन परंपरा का बंधन इंग्लिश ओड के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए ओड्स के ऊपर इंग्लिश राइटर्स ने जो ट्रेडिशनली जो रूल्स चले आ रहे हैं, ट्रेडिशनली ओड को जिस तरह से लिखा जाता था, तो उन रूल्स को इन्होंने जो है इंग्लिश ओड्स के ऊपर अप्लाई नहीं किया है। ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि भाई जिस तरह से क्लासिकल राइटर्स ओड को लिखा करते थे, हम भी जो है उसी प्रकार से लिखें। इंग्लिश राइटर्स ने ऐसा सोचा, तो कुल मिलाकर के उन्होंने जो है क्लासिकल जो ओड लिखने की ट्रेडिशन थी, उसको इसमें इंग्लिश ओड में फॉलो नहीं किया। भाई जैसे पिंडारिक ओड में स्ट्रोफी लिखा गया, फिर एंटी स्ट्रोफी लिखा गया, फिर ईपोड लिखा गया, तो ज़रूरी है क्या भाई आने वाले समय के लोग भी उस एंटी स्ट्रोफी और उसको फॉलो करें? ज़रूरी नहीं है। जब एडमंड स्पेंसर ने राइम स्कीम में चेंज करके अपना सोनेट लिख दिया, जब जॉन मिल्टन ने सिजुओ का इस्तेमाल अपनी तरह से कर दिया, तो इंग्लिश राइटर्स, इंग्लिश ओड को लिखने वाले जो राइटर्स थे, वो क्या अपनी तरह से नहीं लिख सकते थे क्या? तो बस, तो इसीलिए इंग्लिश ओड्स में अपने को क्लासिकल ट्रेडिशन का बाउंडेशन देखने को नहीं मिलता है। वेदर पिंडारिक और हॉरेशियन, फिर चाहे वो पिंडारिक ओड की ट्रेडिशन हो या हॉरेशियन ओड की ट्रेडिशन हो, दोनों ही प्रकार की ट्रेडिशन की बाउंडेशन अपने को इंग्लिश ओड में देखने को नहीं मिलती है। एन इंग्लिश ओड इज ईदर रेगुलर और इर्रेगुलर, तो इसीलिए
जब इंग्लिश ओड में ना तो पिंडारिक ओड की ट्रेडिशन को फॉलो किया गया है, जब इंग्लिश ओड में ना होरेशियन ओड की ट्रेडिशन को फॉलो किया गया है, तो फिर किस तरह से लिखे गए हैं इंग्लिश ओड? दो तरह से लिखे गए हैं, एक तो रेगुलर फॉर्म में और एक इर्रेगुलर फॉर्म में। इसका मतलब ये हो गया कि इंग्लिश ओड के दो पार्ट्स हो गए, एक तो हो गया रेगुलर इंग्लिश ओड और एक हो गया इर्रेगुलर इंग्लिश ओड। ठीक है ना, जैसे क्लासिकल ओड के दो टाइप्स हो गए, उसी तरह से इंग्लिश ओड के भी दो टाइप्स हो गए, रेगुलर और इर्रेगुलर। बस ये बात ध्यान रखना कि इंग्लिश ओड में क्लासिकल ओड लिखने की जो ट्रेडिशन है उसकी बाउंडेशन देखने को नहीं मिलती है, फिर चाहे वो पिंडारिक ओड हो या होरेशियन हो। द स्ट्रोफीज एंड एंटी स्ट्रोफीज रिटन इन वन काइंड ऑफ स्ट्रेंजा। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन रेगुलर ओड के बारे में कि भाई रेगुलर ओड क्या होता है। इंग्लिश ओड, सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर इंग्लिश ओड के बारे में, क्या होते हैं ये देखो। The regular or Pindaric ode in English is an imitation of Pindar's form with all the strophes and anti-strophes written in one kind of stanza. दोस्तों रेगुलर इंग्लिश ओड जो है, जिसे हम पिंडारिक ओड की ही नकल कह सकते हैं एक तरह से। रेगुलर इंग्लिश ओड क्या है? एक तरह से पिंडारिक ओड की ही नकल है, इसीलिए आप इसको या तो द रेगुलर इंग्लिश ओड कह दीजिए या पिंडारिक ओड इन इंग्लिश कह दीजिए, या तो रेगुलर इंग्लिश ओड या पिंडारिक ओड इन इंग्लिश, क्योंकि ओरिजिनल पिंडारिक ओड तो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया था। तो ये या तो आप रेगुलर इंग्लिश ओड कह दीजिए या पिंडारिक ओड इन इंग्लिश कह दीजिए। इज एन इमिटेशन ऑफ पिंडार्स फॉर्म, ये पूरी तरह से इमिटेशन का मतलब नकल है, किसकी? पिंडार के फॉर्म की। यानी ग्रीक पोइट पिंडार ने जो ओड्स लिखे थे, ये वाला टाइप यानी कि रेगुलर इंग्लिश ओड का टाइप पूरी तरह से पिंडार के फॉर्म की नकल है, पूरी तरह से। विद ऑल दी स्ट्रोफीज एंड एंटी स्ट्रोफीज रिटन इन वन काइंड ऑफ स्टेंजा, जिसमें वही सारी की सारी चीजें इसमें भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही लिखी गई है। सारे के सारे वो स्ट्रोफी वाला पार्ट, फिर एंटी स्ट्रोफी वाला पार्ट और वो ईपोड वाला पार्ट, वो सब कुछ जो है एक प्रकार के स्टेंजा में इसमें लिखा गया है रेगुलर इंग्लिश ओड में। यानी कि पिंडार के फॉर्म में जो अपने को स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और ईपोड वाला पार्ट देखने को मिलता था ना, सेम वही का वही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है कॉपी करके किसमें डाल दिया गया? रेगुलर इंग्लिश ओड में डाल दिया गया। वही सबसे पहले स्ट्रोफी वाला, फिर एंटी स्ट्रोफी वाला, फिर ईपोड वाला, सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा का वैसा ही डाल दिया गया। फर्क सिर्फ इतना था कि वहां पर स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और ईपोड को अलग अलग टाइप के पैटर्न के स्टेंजा में अलग अलग तरीके से लिखा जाता था। यानी कि वहां पर एक स्टेंजा फॉर्म का पैटर्न अलग था, फिर दूसरे वाले एंटी स्ट्रोफी के स्टेंजा फॉर्म का पैटर्न अलग था और ईपोड वाले स्टेंजा फॉर्म का पैटर्न अलग था। लेकिन यहां पर तीनों को एक साथ एक ही स्टेंजा फॉर्म में लिखा गया। यानी नकल तो कर दी गई पूरी की पूरी, लेकिन वहां पर तो स्टेंजा के पैटर्न का फॉर्म अलग अलग था ना, लेकिन यहां पे सारे के सारे तीनों पार्ट्स को एक ही प्रकार के स्टेंजा के फॉर्म में पूरी की पूरी नकल करके लिख दिया गया रेगुलर इंग्लिश ओड में। एंड द ईपोड्स इन अनदर, एक पार्ट में तो स्ट्रोफी और एंटी स्ट्रोफी डाल दिया और दूसरे पार्ट में ईपोड वाले कलेक्शन को इसको डाल दिया। इसका मतलब ये हो गया, देखो पिंडारिक ओड में तो क्या था? पिंडारिक ओड में तो ये स्ट्रोफी वाला पार्ट, ये एंटी स्ट्रोफी वाला पार्ट और ये ईपोड वाला पार्ट। वहां पे तो क्या होता था कि पूरी की पूरी जो पिंडारिक ओड की जो पोएम होती थी, उस पूरी की पूरी पिंडारिक ओड की पोएम को स्ट्रोफी वाले पार्ट के स्टेंजास को अलग पैटर्न में लिखा जाता था, एंटी स्ट्रोफी वाले पार्ट के जो स्टेंजास थे उनको अलग पैटर्न में लिखा जाता था और ईपोड वाले पार्ट के पैटर्न स्टेंजा को अलग पैटर्न में लिखा जाता था। तो तीन टाइप्स के, तीन पैटर्न्स के स्टेंजा हो गए ना। ये तो स्ट्रक्चर होता था पिंडारिक ओड का। जबकि इंग्लिश रेगुलर जो ओड है या रेगुलर जो इंग्लिश ओड है, इस रेगुलर इंग्लिश ओड में भी ये पूरी की पूरी पिंडारिक ओड की ही नकल की गई, पूरी तरह से इसको इमिटेट किया गया। फर्क सिर्फ इतना है, अब नकल की गई तो इस स्ट्रोफी वाले पार्ट भी को उसको भी उसमें डाल दिया, एंटी स्ट्रोफी वाले पार्ट को भी उधर लिख दिया गया और ईपोड वाले पार्ट को भी उधर डाल दिया गया। फर्क सिर्फ इतना था कि यहां पर तो स्टेंजा तीन टाइप्स में डिवाइडेड थे, तीन तरह के पैटर्न्स में डिवाइडेड थे, लेकिन यहां पर रेगुलर इंग्लिश ओड में स्ट्रोफी और एंटी स्ट्रोफी इन दोनों पार्ट्स को
एक टाइप के स्टेंजा में लिखा गया और ईपोड वाले पार्ट को अलग टाइप के स्टेंजा के फॉर्म में लिखा गया, बस इतना सा डिफरेंस था। समझ में आ गई बात? यहां पे जो 3 पार्ट्स थे ना, तो यहां पर तो 3 अलग अलग पार्ट्स में 3 अलग अलग पैटर्न्स में डिवाइडेड थे ये स्टेंजा, लेकिन रेगुलर इंग्लिश ओड में पूरा यह का यही सिस्टम जो है कॉपी किया गया। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि यहां पर रेगुलर इंग्लिश ओड में स्ट्रोफी और एंटी स्ट्रोफी वाले पार्ट को एक स्टेंजा फॉर्म में लिखा गया और ईपोड वाले पार्ट को दूसरे स्टेंजा फॉर्म में लिखा गया। इसका मतलब यहां पर तो 3 पैटर्न के स्टेंजा देखने को मिलते हैं, यहां पर केवल 2 पैटर्न के स्टेंजा देखने को मिलते हैं, बस यही डिफरेंस है दोनों में, बाकी बिल्कुल सेम नकल है पूरी की पूरी। With all the strophes and anti-strophes written in one kind of stanza, जिसमें पूरे स्ट्रोफी और एंटी स्ट्रोफी को एक तरह के स्टेंजा के फॉर्म में लिखा गया है, एंड ऑल द ईपोड्स इन अनदर, और सारे के सारे ईपोड्स को दूसरे टाइप के स्टेंजा फॉर्म में लिखा गया है। A regular English ode has a series of exactly similar stanzas as we find in the odes of Keats and Shelley। देखिए दोस्तों, रेगुलर से ही अपने को नाम से पता लग रहा है, रेगुलर का मतलब नियमित और इर्रेगुलर मतलब अनियमित। और रेगुलर इंग्लिश ओड में जो है अपने को एक क्रमबद्धता देखने को मिलती है, एक सीरीज देखने को मिलती है ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर स्टेंजास, यानी कि इसमें सिमिलर लेंथ वाले कई सारे स्टेंजास देखने को मिलेंगे अपने को। यानी कि भाई एक पैटर्न वाला स्टेंजा तो ये हो गया और एक पैटर्न वाला स्टेंजा ये हो गया, लेकिन इनमें लाइन में तो लिखी जाएगी ना, तो लाइन जो लिखी जाएगी ना वो सिमिलर लेंथ वाली लिखी जाएगी सारी की सारी। यानी ऐसा नहीं है कि एक लाइन तो इतनी लंबी कर दी, दूसरी छोटी कर दी, फिर तीसरी इतनी लंबी कर दी, फिर चौथी ऐसे कर दी, नहीं, फिर ये तो इर्रेगुलरिटी होगी। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है रेगुलर इंग्लिश ओड की कि जितने भी स्टेंजास इसमें लिखे गए वो बिल्कुल एकदम इक्वल लेंथ के साथ लिखे गए, सिमिलर लेंथ के साथ लिखे गए हैं। बस ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, एग्जैक्टली सिमिलर स्टेंजास, यानी कि सारे के सारे जो स्टेंजास हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, सिमिलर लेंथ वाले हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक स्टेंजा तो ऐसा लिख दिया छोटा, दूसरा आपने जो है अलग तरीके से लिख दिया, तीसरे में अलग मीटर यूज़ कर दिया, चौथे में अलग मीटर यूज़ कर दिया, पांचवें में अलग मीटर यूज़ कर दिया, नहीं, फिर तो रेगुलर कहाँ रहेगा, वो इर्रेगुलरिटी आ जाएगी उसमें, और इर्रेगुलरिटी तो इर्रेगुलर ओड में आएगी, रेगुलर में थोड़ी आएगी। तो ये ध्यान रखिए नाम से, ठीक है ना। तो स्टेंजा फॉर्म में अपने को जो है रेगुलरिटी देखने को मिलती है, बिल्कुल सिमिलर स्टेंजा फॉर्म अपने को इसमें देखने को मिलते हैं रेगुलर इंग्लिश ओड में। एज वी फाइंड इन दी ओड्स ऑफ कीट्स एंड शेली, बिल्कुल इस प्रकार के ओड में हमें बिल्कुल वैसी ही सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, बिल्कुल वैसे ही सिमिलर स्टेंजास देखने को मिलते हैं जैसे कि हम जॉन कीट्स के ओड्स में देखते हैं या पर्सी बायशे शेली के ओड्स में देखते हैं। ये सेकेंड ईयर के पोइट्स हैं जो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिलेंगे, जॉन कीट्स और पर्सी बायशे शेली, और वहाँ पे दोनों के द्वारा लिखे गए ओड्स भी पढ़ने को मिलेंगे आपको। पर्सी बायशे शेली की भी 2 पोएम्स हैं, उसमें 2 पोएम्स, एक ही पोएम है पर्सी बायशे शेली की, नहीं 2 है, 2 पोएम्स हैं, और जॉन कीट्स की 3 पोएम्स हैं। तो दोनों के ओड्स भी आपको पढ़ने को मिलेंगे सेकेंड ईयर में, दोनों के ओड्स भी पढ़ने को मिलेंगे। तो उसमें देखना आप दोनों के ओड्स अगर देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर सारे के सारे ओड्स में लिखी, मतलब पूरी की पूरी पोएम में जो स्टेंजास लिखे गए हैं ना, सबकी लेंथ बराबर है, सबकी लेंथ बिल्कुल सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर स्टेंजास लिखे हुए हैं बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ। और यही जो ओड है इसी को हम कहते हैं रेगुलर इंग्लिश ओड, जिसमें रेगुलरिटी के साथ सारे के सारे स्टेंजास लिखे जाते हैं। और ये पूरी तरह से नकल थी किसकी, ये पिंडारी कोड की। अब आते हैं इर्रेगुलर इंग्लिश ओड के ऊपर। द इर्रेगुलर इंग्लिश ओड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1656 बाय अब्राहम काउली। अंडरलाइन कीजिएगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। इर्रेगुलर इंग्लिश ओड को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1656 में अब्राहम काउली के द्वारा, हु इमिटेटेड द पिंडारिक स्टाइल एंड मैटर, जिसने पिंडारिक स्टाइल और उसके मैटर को ही इमिटेट किया था। यानी इन भाई साहब ने भी क्या किया, स्ट्रक्चर और मैटर तो कहां से उठाया, पिंडारी कोड से ही उठाया। बिल्कुल कैसे,
बिल्कुल किसकी तरह? द अर्ल ऑफ सरी और थॉमस यार्ड की तरह। याद करो जो इंग्लिश सोनेट हमने पढ़ा था, सोनेट का जो सेकंड टाइप हमने पढ़ा था, सोनेट के सेकंड टाइप इंग्लिश सोनेट में हमने क्या पढ़ा था कि थॉमस यार्ड और हेनरी होवर्ड द अर्ल ऑफ सरी जो थे, इन दोनों ने सोनेट के नए फॉर्म को इन्वेंट तो किया, लेकिन किसके मॉडल को देख करके? पेट्रार्क के मॉडल को देख करके। इटालियन पोइट पेट्रार्क के मॉडल को उठाया और उसमें थोड़े बहुत चेंज करके, बदलाव करके और नया सोनेट का फॉर्म निकाल दिया। भाई हाँ, ये मार्केट में नया सोनेट लॉन्च हो गया, है ना। ऐसे ही करती हैं ये ऑटोमोबाइल्स जो कंपनियां होती है, ये भी ऐसे ही करती है। बलेनो एक नई गाड़ी निकली तो उसमें ही थोड़े बहुत चेंज करके उसी तरह का दूसरा मॉडल निकाल देंगी, फिर वो कंपनी उसमें चेंज करके दूसरे तरह का मॉडल निकाल देंगी। देखना आप, तो ऐसे ही कंपटीशन चलता है। ठीक उसी तरह से इन भाई साहब ने भी क्या किया, अब्राहम काउली ने एक नई पहचान बनाने के लिए कि भाई यार मेरा भी जो है नाम हो जाएगा हिस्ट्री में, लोग मुझे भी जानेंगे करेंगे, तो पिंडारी कोड का मॉडल उठाया। पिंडारी कोड के मॉडल को उठा करके, स्ट्रक्चर को उठा करके, मैटर को उठा करके, उसमें थोड़े बहुत चेंज करके और एक नया ओड का फॉर्म जो है लॉन्च कर दिया मार्केट में। हाँ भाई आ जाओ, लॉन्चिंग सेरेमनी है, हमारे मुख्य अतिथि फला फला पधार रहे हैं और लॉन्चिंग सेरेमनी में पधारे हैं। भाई किसकी लॉन्चिंग है? इर्रेगुलर ओड की लॉन्चिंग है। ठीक है भाई, 1656 में अब्राहम काउली ने इस तरह के इर्रेगुलर इंग्लिश ओड को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। Who imitated the पिंडारिक स्टाइल इन मैटर, जिसने अपने इस इर्रेगुलर इंग्लिश ओड में पिंडारिक स्टाइल और पिंडारिक मैटर को ही इमिटेट किया, यानी कॉपी किया, नकल की। बट लेकिन जो बदलाव इसने किया वो ये था दैट ही इग्नोर्ड द स्ट्रोफिक ट्रायड, कि उसने इग्नोर किया ये स्ट्रोफिक ट्रायड को। ट्रायड का मतलब तीन चीजों का समूह, ये स्ट्रोफी वाले जो तीन चीजों का समूह था ना, इसको इग्नोर कर दिया उसने। यानी कि पिंडारिक स्टाइल को फॉलो तो कर लिया, पिंडारिक स्टाइल को पूरा अपना तो लिया नए ओड को इन्वेंट करने के लिए, लेकिन ये स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और ईपोड वाले पार्ट को हटा दिया उसने कि यार ये छोड़ो, कुछ नया लेकर के आओ, है ना। तो ये वाली चीजें हैं, जैसे फैशन टाइम के हिसाब से बदलती रहती है ना, तो उसी तरह से जो है इन्होंने भी जो है, अब यार गया ज़माना इनका स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी, बहुत टाइम हो गया, स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी ईपोड यही चलाते आ रहे हैं, अब कुछ नए टाइप से। तो सब्जेक्ट मैटर तो इनका उठा लिया बिल्कुल उसी की तरह, थॉमस यार्ड और हेनरी होवर्ड की तरह उठा तो लिया उसका पेट्रार्कन सोनेट का फॉर्म, और उसमें पता नहीं थोड़े बहुत बदलाव करके और चेंज करके और नया सोनेट का फॉर्म निकाल दिया। ठीक उसी तरह से अब्राहम काउली ने भी जो है पिंडारी कोड को निकाला तो सही, और ये तीनों पार्ट्स हटा दिए उसमें, स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी ईपोड, और नया सोनेट का मतलब ये ओड का फॉर्म जो है इन्वेंट करके और लॉन्च कर दिया। बट इग्नोर द स्ट्रोफिक ट्रायड, तो इस स्ट्रोफिक ट्रायड को, इन तीन चीजों के स्ट्रोफिक समूह को उसने स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी और ईपोड को इग्नोर किया, एंड राइटिंग ईच स्टेंजा इन वेरिंग लाइन लेंथ्स, और प्रत्येक स्टेंजा को वेरिंग का मतलब विभिन्नता लिए हुए लाइन लेंथ के साथ लिखा। लाइन लेंथ मतलब लाइन की लंबाई, वेरिंग का मतलब विभिन्नता लिए हुए, कहने का मतलब जैसे एक स्टेंजा इतना लंबा हो गया, फिर दूसरी लाइन ऐसी होगी, तीसरी लाइन इतनी लंबी होगी, चौथी लाइन इतनी लंबी होगी। फिर अब देखो रेगुलर इंग्लिश ओड में तो सारे के सारे जो स्टेंजा फॉर्म थे वो बिल्कुल सिमिलर लाइन लेंथ में थे ना, बिल्कुल सिमिलर लाइन लेंथ में थे, इसीलिए तो हमने उसको रेगुलर इंग्लिश ओड कहा, क्योंकि उसमें नियमितता देखने को मिलती है अपने को। लेकिन इर्रेगुलर इंग्लिश ओड में नियमितता देखने को नहीं मिलती है, और किस में नहीं देखने को मिलती है? लाइन लेंथ में। जो स्टेंजा की जो लाइन लेंथ थी उसमें इर्रेगुलरिटी देखने को मिलती है, नाम से ही अपने को पता लग रहा है। रेगुलर इंग्लिश ओड में स्टेंजास की लाइन लेंथ में सिमिलैरिटी रहेगी, रेगुलरिटी रहेगी, और इर्रेगुलर इंग्लिश ओड में जो स्टेंजास की जो लाइन लेंथ आएगी उसमें इर्रेगुलरिटी रहेगी, उसमें डिसिमिलैरिटी रहेगी। तो एक स्टेंजा में लिखी जाने वाली लाइन की लंबाई जो है ऐसी हो गई, फिर दूसरे की ऐसी हो गई, फिर तीसरी ऐसी, फिर चौथी इतनी बड़ी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर ये ऐसे। तो अब देखो वैरायटी है कि नहीं है? वैरायटी मतलब विभिन्नता है कि नहीं है? डिसिमिलैरिटी है, वैरायटी है और इर्रेगुलरिटी है, इसीलिए इसका नाम हो गया इर्रेगुलर इंग्लिश ओड। तो नया फॉर्म खोजा भी सही, नया फॉर्म बनाया भी सही, वो भी बिना काम का बनाया है।
अब्राहम काउली ने, कुछ नया ला नहीं सके। हालांकि कोशिश ज़रूर की थी भाई, हेनरी होवर्ड और थॉमस यार्ड की तरह कुछ नया कर जाऊं मैं, उनका फॉर्म तो सक्सेसफुल हो गया। आज भी अगर सोनेट को जाना जाता है तो शेक्सपियरियन सोनेट को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है बजाय मिल्टोनिक सोनेट के, या लोग जो है शेक्सपियरियन सोनेट को ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं। 4-4 लाइन के 3 क्वार्टरेंस, है ना, उसके बाद में लास्ट में 2 लाइन का एक कपलेट, और उधर तो केवल ऑक्टेव सेस्टेट। हालांकि पसंद तो देखो सबकी अलग अलग होती है ना, तो ये वाली चीज़ है, किसी को शाहरुख पसंद है, किसी को सलमान पसंद है ना, किसी को दोनों ही पसंद नहीं है, ये वाली चीज़ होती है। तो सभी तरह के भांति भांति के जीव जंतु हैं, है ना, भांति भांति के लोग हैं, तो ये वाली चीज़ है। तो किसी को वो अच्छा लगता है ऑक्टेव वाला, सेस्टेट वाला, तो किसी को ये अच्छा लगता है, जैसी जिसकी सोच। तो ये चीज़ है, और इसको हमने बोल दिया इर्रेगुलर इंग्लिश ओड, क्योंकि इसमें स्टेंजा में जो लाइन लेंथ होती है उसमें वैरायटी देखने को मिलती है, इर्रेगुलरिटी देखने को मिलती है। नंबर ऑफ लाइन्स एंड राइटिंग ईच स्टेंजा इन वेरिइंग लाइन लेंथ। तो इन्होंने क्या किया, अपनी राइटिंग में प्रत्येक स्टेंजा में वैरायटी वाली यानी विभिन्नता लिए हुए लाइन लेंथ के साथ लाइंस को लिखा। नंबर ऑफ लाइंस, कई सारी लाइंस लिखी। एंड राइम स्कीम, यानी कि हर एक, अब देखो वैरायटी है अपने को, देखना आप इर्रेगुलरिटी देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर इर्रेगुलर इंग्लिश ओड में, वैरायटी देखने को मिलेगी आपको इंग्लिश ओड में, और किस किस में देखने को मिलेगी, वेरिएंग वैरायटी देखने को मिलेगी किस किस में, लाइन लेंथ में। यानी कि एक लाइन लंबी, एक लाइन छोटी, फिर दूसरी लाइन बड़ी, फिर तीसरी लाइन उससे छोटी, तो एक इर्रेगुलरिटी तो ये हो गई। नंबर ऑफ लाइंस भी स्टेंजा में फिक्स नहीं थी भाई। एक स्टेंजा में यहाँ पे 4 लाइंस लिख दी, तो एक यहाँ पे 5 लिख दी, फिर अगले स्टेंजा में 6 लिख दी, फिर अगले स्टेंजा में 3 ही लिख दी, फिर अगले स्टेंजा में 2 ही लिख दी, तो ये भी इर्रेगुलरिटी थी। लेकिन इस प्रकार की इर्रेगुलरिटी रेगुलर ओड में देखने को नहीं मिलती। वहाँ पे अगर एक स्टेंजा 4 लाइंस का है तो अगला स्टेंजा भी 4 लाइंस का ही रहेगा। तो यहाँ पर इर्रेगुलरिटी लाइन की लेंथ में भी देखने को मिलती है, नंबर ऑफ लाइंस में भी देखने को मिलती है, एंड और राइम स्कीम में भी देखने को मिलती है। भाई इसकी राइम स्कीम अलग है, इसकी अलग है, और इसकी अलग है, जबकि वहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम चलती है। तो कितनी सारी इर्रेगुलरिटी आ गई आप देखो, लाइन की लेंथ में इर्रेगुलरिटी है, लाइन की नंबर में इर्रेगुलरिटी है, और राइम स्कीम में इर्रेगुलरिटी है। इसीलिए इसका नाम इर्रेगुलर इंग्लिश ओड हो गया। दिस टाइप ऑफ ओड हैज बीन द मोस्ट कॉमन फॉर द इंग्लिश ओड एवर सिंस। बस फिर क्या था, लोगों को तो मौका मिलना चाहिए थोड़ा कंफर्टेबल बनने का, कंफर्ट जोन क्रिएट करने का, और ओड लिखने में कंफर्ट जोन क्रिएट करने का क्रेडिट जाता है अब्राहम काउली को। टेंशन खत्म हो गई ना भाई, ना तो राइम स्कीम की टेंशन, इसमें मर्जी पड़े जो यूज करो, इसमें मर्जी पड़े जो यूज करो, इसमें मर्जी पड़े जो यूज करो, ना तो ना लाइन की लेंथ की टेंशन, भाई सभी सारी लाइन जो है बराबर होनी चाहिए, है ना, सिमिलर लेंथ में होनी चाहिए, उसकी भी टेंशन खत्म। और दूसरी बात, नंबर ऑफ लाइंस की भी टेंशन खत्म, इसमें 6 लिख रहे हो, इसमें 4 लिख रहे हो, इसमें 3 लिख रहे हो, इसमें 2 लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मजा आ गया, कंफर्ट जोन क्रिएट हो गया। अब रेगुलर इंग्लिश ओड लिखने के लिए बोलो देखे किसी को, ज्यादा परेशानी उसको आएगी, क्योंकि सेम लाइन लेंथ आनी चाहिए, सिमिलर स्टेंजास आने चाहिए, राइम स्कीम का भी ध्यान रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ लाइंस भी जितनी आप एक में लिख रहे हो एक स्टेंजा में, दूसरे स्टेंजा में भी उतनी ही रहनी चाहिए। तो उसको तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फील होंगी और इसको लेस कॉम्प्लिकेशंस फील होंगी, ये है दोनों में डिफरेंस। और जब ये इर्रेगुलर फॉर्म का टाइप जब मार्केट में आया, लोगों के सामने आया, अब्राहम काउली के द्वारा जब इसको लाया गया, बस तभी से एवर सिंस यानी तभी से जो है ये ओड का टाइप इंग्लिश ओड में या इंग्लिश ओड की पोइट्री में यूज किया जाने वाला सबसे कॉमन फॉर्म बन गया। भाई लोगों को पसंद आ गया, कंफर्ट जोन क्रिएट हो गया था ना, बस फिर क्या था, सबसे कॉमन फॉर्म बन गया फिर ये इर्रेगुलर इंग्लिश ओड। लोग इसी का इस्तेमाल कर करके फिर पोइट्री लिखने शुरू कर दिए सभी लोगों ने, भले कुछ ढंग के
लगे या नहीं लगे, पोइट्री लगे भी या नहीं लगे, बस हाँ साहब इरेगुलर इंग्लिश वर्ड है। अब्राहम काउली जी, माननीय श्री अब्राहम काउली जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो है इस नई पोइट्री के फॉर्म को ला करके हमारे सामने रखा। तो अब मैं 2 शब्द कहने के लिए अब्राहम काउली जी को आमंत्रित करूंगा कि आप आएँ और बताएं कि ये इतना गंदा आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया। खैर सॉरी अब्राहम काउली जी। चलिए देखिए आगे। इन इर्रेगुलर इंग्लिश ओड में क्या होता है, ईच स्टेंजा हैज अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ फॉर्म। अब देखो इर्रेगुलरिटी आएगी तो जाहिर सी बात है कि हर स्टेंजा में डिफरेंट अरेंजमेंट रहेगा ही रहेगा। भाई हर चीज़ में इरेगुलरिटी है, राइम में इरेगुलरिटी है, लाइन की लेंथ में इरेगुलरिटी है, लाइन की नंबर में इरेगुलरिटी है, तो सिंपल सी बात है कि फॉर्म के अरेंजमेंट में भी डिफरेंट रहेगा ही रहेगा। हर स्टेंजा दूसरे स्टेंजा से डिफरेंट रहेगा, अलग रहेगा। एंड स्ट्रक्चर भी अलग अलग रहेगा। भाई एक लाइन लंबी जा रही है, दूसरी लाइन छोटी आ रही है, तो स्ट्रक्चर तो अलग रहेगा ही, सही ना। तो इरेगुलर इंग्लिश वर्ड की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि प्रत्येक स्टेंजा के फॉर्म में डिफरेंट अरेंजमेंट देखने को मिलता है, उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट अरेंजमेंट देखने को मिलता है, एज वी फाइंड इन मेनी ऑफ द ओड्स ऑफ टेनिसन एंड रॉबर्ट ब्रिजेस। और अक्सर इस प्रकार के जो ओड्स हैं अधिकांश तो आपको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम में देखने को मिल जाएंगे या रॉबर्ट ब्रिजेस जो एक पोएट है उनकी राइटिंग में देखने को मिल जाएंगे। यानी कि अब आप देख लीजिए, रेगुलर इंग्लिश ओड तो आपको देखने को मिलेंगे जॉन कीट्स और पर्सी बायशे शेली की पोएम्स में, और इरेगुलर इंग्लिश ओड देखने हैं तो आप जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, मॉडर्न एज के जो राइटर हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सॉरी विक्टोरियन एज के राइटर हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो टेनिसन की ओड्स को पढ़िए और इसके अलावा आप रॉबर्ट ब्रिजेस के ओड्स को पढ़िए, वहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। आगे आइए, अब ओड्स के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। तो ये जो है दोनों टाइप्स ओड्स के कंप्लीट हैं इंग्लिश ओड के, रेगुलर इंग्लिश ओड और इरेगुलर इंग्लिश ओड। बस इनकी कुछ विशेषताएं ध्यान रख लीजिएगा आप। The earlier English odes and many later ones were written to eulogize either a person। अब देखिए ऊपर हमने पढ़ा था जब ये क्लासिकल ओड, तो क्लासिकल ओड के बारे में, क्लासिकल ओड या पिंडारिक ओड का पर्पस भी अपन ने पढ़ा था कि इस तरह के ओड्स क्यों लिखे जाते थे। तो पिंडारिक ओड में पढ़ा था ना, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ करने के लिए, या किसी गेम में अगर कोई व्यक्ति जीत जाता है तो उसकी प्रशंसा करने के लिए इस प्रकार के ओड लिखे जाते थे उस टाइम पे, पिंडारिक ओड। अब यहाँ पर देखिए जो इंग्लिश ओड्स जो थे, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, जो इंग्लिश ओड्स लिखे गए उनमें क्या क्या किया गया या किस पर्पस से लिखे गए, तो वो पर्पस यहाँ पर आया है। द अर्लियर इंग्लिश ओड्स, अर्लियर मतलब प्रारंभ में, शुरुआत में जो इंग्लिश ओड्स लिखे गए, एंड मेनी लेटर वंस, या बाद में जब इंग्लिश ओड्स लिखे गए, तो प्रारंभ में लिखे गए इंग्लिश ओड्स या बाद में लिखे गए इंग्लिश ओड्स जितने भी थे वर रिटन, उन्हें लिखा गया था टू यूलोजाइज। यूलोजाइज मतलब एडमायर करना, प्रशंसा करना, प्रशंसा करने के लिए, ईदर अ पर्सन, या तो किसी व्यक्ति की प्रशंसा करने के लिए। अब व्यक्ति की प्रशंसा करने वाला ओड का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्राइडेंस एंड किलग्रू, जिसमें एक ऐसा ओड जिसमें व्यक्ति की प्रशंसा की गई है, वो ओड का एग्जाम्पल ब्रैकेट में लिखा हुआ है। जैसे कि जॉन ड्राइडन का ओड, इनकी पोइट्री है एन किलग्रू, तो ये जो है व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया एक ओड है। या फिर द आर्ट्स ऑफ म्यूजिक और पोइट्री, या फिर संगीत की कला या कविता या पोइट्री की कला को एडमायर करने के लिए भी कई बार इंग्लिश ओड्स लिखे गए हैं। अब कौन सी है इस प्रकार की पोएम जिसमें म्यूजिक या पोइट्री की आर्ट को जो है यूलोजाइज किया गया है? जैसे कि जॉन ड्राइडन की पोएम है अलेक्जेंडर्स फीस्ट, जो आप ही के सिलेबस की पोएम है, फर्स्ट ईयर में पढ़ना है आपको, तो ये इंग्लिश ओड भी आपको पढ़ना है। इसमें म्यूजिक की जो है तारीफ की गई है, और अ टाइम ऑफ डे या फिर दिन के किसी समय की प्रशंसा करने के लिए भी इंग्लिश ओड लिखे गए। जैसे कि विलियम कॉलिंस की एक पोएम है ओड टू इवनिंग, तो इसमें संध्या काल की तारीफ कर दी उन्होंने। और या फिर अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, या फिर जो अमूर्त संकल्पनाएं होती हैं, अमूर्त, अमूर्त का मतलब क्या होता है? जो दिखाई न दे,
जैसे दिखाई न दे से मतलब जैसे प्रेम है तो प्रेम दिखाई देता है क्या? दोस्ती, दोस्ती दिखाई देती है क्या? भावना, भावना दिखाई देती है क्या? लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, वो वाली फीलिंग वाली नहीं देती ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है? अमूर्त चीज़ें होती है। अमूर्त ये है जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो बहुत सारे अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी जो है इंग्लिश ओड्स लिखे गए हैं। जैसे कि इस प्रकार की पोएम का एक एग्जाम्पल है ओड टू ड्यूटी। अब ड्यूटी दिखाई देती है क्या? कर्तव्य नहीं दिखाई देता ना, केवल महसूस होता है। तो ये होता है अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। तो ये सारे पर्पसेस थे भाई इंग्लिश ओड को लिखने के पीछे, या तो किसी व्यक्ति की तारीफ में लिखे गए, या फिर किसी म्यूजिक या पोइट्री की तारीफ में लिखे गए, या फिर किसी डे ऑफ टाइम की तारीफ में, टाइम ऑफ डे की तारीफ में लिखे गए, या फिर किसी अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को यूलोजाइज करने के लिए लिखे गए थे इंग्लिश ओड्स। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ फेमस ओड्स के एग्जांपल, जैसे कि जॉन कीट्स की पोएम है ओड टू ऑटम, सेकेंड ईयर में चलेगी आपके। पर्सी बाय शेली की पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, ये भी सेकेंड ईयर में पढ़ना है आपको। थॉमस ग्रे की पोएम है ओड टू स्प्रिंग, और अलेक्जेंडर पोप का एक ओड है ओड ऑन सॉलिट्यूड। ये आपका ओड समाप्त। ठीक है दोस्तों।